नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो बहुत ही डरावनी होने वाली है। ये कहानी इतनी डरावनी है कि पल पल आप डर का एहसास करते जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1.5 घंटे के लिए आप मेरे साथ अच्छे से जुड़ जाइए। स्टोरी को फोन में शुरू करके साइड में रख दीजिए और ईयरफोन्स को कानों में अच्छे से ठूंस लीजिए। अगर आप कहानी सुनते हुए बार बार डिस्टर्ब होंगे तो कहानी का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि मैं गांव में रहने वाला इंसान हूं, तो ऐसी कई कहानियां मेरे पास आती रहती हैं। तो आज की जो कहानी है वो एक गांव में घटित हुआ हादसा है और ये कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आज से कोई 5-6 वर्ष पहले की बात होगी। ये घटना हमारे पास के गांव में घटित हुई थी और मुझे कुछ लोगों के मार्फत ये कहानी सुनने को मिली है। तो इस पूरी घटना को सुनने के बाद मैंने एक अच्छी स्टोरी के रूप में इस हादसे को तैयार किया है। अब चूंकि अगले 1.5 घंटे के लिए हम आपस में जुड़ने वाले हैं और आप मुझसे स्टोरी सुनने वाले हैं, तो क्यों ना आपस में एक छोटा सा परिचय भी हो जाए। तो मैंने अपने बारे में तो आपको बता ही दिया है, तो क्यों ना आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम, अपना काम और कितने सालों से आप हॉरर स्टोरीज सुन रहे हैं ये बता दे। और जब आपका और हमारा रिश्ता इतना अच्छा बढ़िया हो ही रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को और मजबूत कर लिया जाए। मैं देख रहा हूं कि हमारे काफी सारे साथी कहानी तो सुन लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे और मैंने अपने खास सब्सक्राइबर्स के लिए एक नया सिलसिला शुरू किया है जो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। वो आपको पूरी स्टोरी सुनने के बाद सबसे आखिर में बताऊंगा, तो याद जरूर रखना। साथियों, वैसे तो अमूमन मैं आपको अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से कहानियां सुनता हूं, लेकिन आज की कहानी मैं आपको उस गांव के किसी इंसान के पर्सपेक्टिव से सुनाता हूं जिस गांव में यह हादसा हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, हमारे गांव की बूढ़ी दाई, असली नाम तो उसका केसरी था पर पूरा गांव उसे बूढ़ी दाई कहकर बुलाता था क्योंकि वह बूढ़ी तो थी ही पर वो बहुत खड़ूस थी। उसे कोई पसंद नहीं आता था। वह पूरे घर में अकेले रहा करती थी, ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त। उसे किसी से मिलना पसंद नहीं था, उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं था। न जाने घर में घुसी क्या करती थी, खुद ही में बड़बड़ाना, खुद ही में बातें करना। किसी को वो समझ में नहीं आती थी। बच्चों को वो खूब डराती थी, इसीलिए कोई भी बच्चा उसके आसपास आना पसंद नहीं करता था। एक ही तो रिश्ते के नाम पर उसकी बहन थी, पर अपनी बहन से भी उसकी कभी नहीं बनी। लोग कहते हैं सालों पहले इसके पति ने अपनी साली से शादी कर ली थी और इसे छोड़ दिया था क्योंकि ये काला जादू और तंत्र मंत्र करने लगी थी। जब इसके पति ने उसकी सगी बहन से शादी की तो इसने बदला लेने के लिए अपने पति पर काला जादू कर दिया और वो कुछ सालों बाद मर गया। इसकी छोटी बहन संतरा अम्मा इससे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए इसने अपने सामने वाले घर को बहन को खरीद कर दे दिया ताकि वो दीदी का ध्यान रख सके। पर उसे क्या पता था कि उसकी बड़ी बहन ही उसकी दुश्मन निकलेगी। केसरी ने संतरा के 2 बच्चों को जादू टोना करके पेट में ही मार दिया था। बहुत सावधानी करके पंडितों को दिखाने पर संतरा की एक बेटी हुई मालती, जिसपे भी केसरी की खराब नजर थी। वो उसे भी मारने की कोशिश करती थी, पर जाके रखो साइयां मार सके न कोई। लोग कहते थे उसमें साक्षात देवी सरस्वती का वास है। अपनी बहन की करतूतों पर संतरा हमेशा पर्दा डाला करती थी। उसे यकीन ही नहीं होता था कि उसकी बहन ये सब कर सकती है। अपने 2 बच्चों, पति के मरने तक भी वो भगवान की मर्जी माना करती थी। लेकिन एक दिन जब उसने मालती पर कुछ अजीब सी जादू टोने की चीज फेंकते हुए देखा, तब उसे यकीन होने लगा। संतरा अब मालती को उसके पास नहीं भेजती थी। उसने भी अपनी बहन से धीरे धीरे दूरी बना ली थी। कई बार संतरा को दया आ जाती और वो अपनी बहन को समझाने चली जाती, कहती कि ये सब छोड़ दे, कुछ न मिलता जादू करने से। उसने कई लड़कों से रिश्ते की बात भी की ताकि उसका घर बस जाए, लेकिन केसरी अपने तंत्र मंत्र के चक्कर में अजीब सी दिखने लगी थी। उसकी हरकतें भी ऐसी थीं कि कोई लड़का उससे शादी को राजी ही नहीं होता।
एक बार एक अधेड़ उम्र का शादी के लिए तैयार भी हुआ था, पर एक रात में न जाने उसे क्या हुआ, अगले दिन बुखार में तप रहा था और एक ही बात कर रहा था कि मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी शादी, मार देगी वो मुझे। तब से संतरा ने भी शादी के लिए कोई भी रिश्ता लाना बंद कर दिया। वो भी उसे उसके हाल पर छोड़ चुकी थी। बीच बीच में हालचाल देखने के बहाने घर जाती तो बाहर से पूछकर वापस आ जाती। उसके घर में अजीब सा अंधेरा हुआ करता था। दिन में बस खिड़की से लोगों को देखती रहती और मन में कुछ बड़बड़ाती रहती। रात के 12 बजे उसके घर से करछी चम्मच की आवाज आती। पता नहीं उस समय क्या पकाती थी। एक बार आसपास वालों को जब पता चला कि ये जादू टोना करती है तो सबने मिलकर उसे गांव से बाहर निकलने का मन बनाया, लेकिन उस समय भी संतरा ने रोक दिया और कहा कि ये उनमें से किसी के साथ कुछ नहीं करेगी। गांव वालों ने उसका घूमना फिरना भी बंद करवा दिया। वो बस कमरे में रहती थी। खाना पीना कभी संतरा दे देती थी, कभी खाना देने जाती तो वो मना कर दिया करती थी। वो अपनी बहन की अच्छाई देख ही नहीं सकी। वो हमेशा उसका बुरा सोचती। उसकी बेटी को ऐसे देखती जैसे अभी खा जाएगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। मालती की सगाई भी ठीक हो गई। इससे पहले कि उसकी शादी हो पाती, लड़के वालों ने मना कर दिया। सब कहने लगे कि केसरी अम्मा ने ही कोई जादू किया होगा। केसरी को उस समय सब केसरी अम्मा कहा करते थे, जो बाद में बूढ़ी दाई बन गई। मालती की शादी टूटने पर सबसे ज्यादा खुश केसरी ही हुई थी। उस दिन उसके घर रौनक दिख रही थी। संतरा ने मन मार लिया। कुछ दिन बाद संतरा ने चोरी छुप के बेटी की शादी करवा दी। कुछ दिन के लिए घर में संतरा और मालती को न देखकर केसरी ने मुंह बनाते हुए एक पड़ोसी से पूछा, क्यों रे कमला, ये संतरा किधर गई है, दिख नहीं रही। यूं तो उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था और न ही वो किसी के बात का जवाब देती थी, लेकिन आज उसने अपनी बहन का पूछा तो कमला, जो कि उसकी भी पड़ोसी है, ने सोचा कि लगता है बहन के लिए दिल पसिज गया, तभी उसकी खोज खबर ले रही। कमला ने भी मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या मालूम, तुम्हारी बहन है, तुम्हें पता होना चाहिए ना। केसरी ने गुस्से में कहा, अरे जा जा, बड़ी आई मुझे सीखा रही, नहीं बताना तो मत बता, निकल यहां से। और कुछ बुदबुदाने लगी। कमला ने भी गुस्से में बोल दिया, हाँ, तुझसे बात कौन करना चाहता है, चुड़ैल कहीं की, सबको खा गई, अपनी बहन को तो छोड़ दे। केसरी ने गाली देना शुरू कर दिया, हाँ खा गई सबको, तू यहां से नहीं निकली तो तुझे भी खा जाऊंगी, अब निकल यहां से कलमुही। इतने में दूसरे पड़ोसी हल्ला सुनकर बाहर निकले और कमला को वहां से लेकर चले गए। केसरी खूब जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, हाँ हाँ ले जाओ, मुझे सिखा रही थी, जानती नहीं है मुझे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको को नहीं छोड़ूंगी। आसपास वाले डर गए। लोगों में बातें फैल गई कि केसरी ने कहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। सबने अब उस रास्ते से जाना भी छोड़ दिया। कोई घर में उसका जिक्र भी नहीं करता। सब घर में पूजा पाठ करवाने लगे। अपने बच्चों को भी उस तरफ खेलने नहीं देते थे। कुल मिलाकर पूरा गांव खौफ में जी रहा था। इसी बीच संतरा वापस लौट के आती है, पर अब केसरी को मालती नहीं नजर आती थी। संतरा ने भी केसरी के घर आना जाना लगभग बंद ही कर दिया था। एक दिन वो घर के बाहर बैठी थी कि केसरी ने उससे पूछा, क्या रे संतरा, बहन को भूल गई? संतरा ने कुछ जवाब नहीं दिया। केसरी को गुस्सा आ गया। वो बोली, क्यों रे, कुछ पूछ रही हूं तेरे से। फिर भी संतरा ने कुछ नहीं बोला। केसरी ने फिर कहा, क्यों रे, बेटी को कहां बेच आई तू? इस पर संतरा को रहा नहीं गया। वो बोली, देख दीदी, तुझसे कुछ कह नहीं रही तो अनाप शनाप मत बक। केसरी ने शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, अरे तो बताना कहां है मालती। ये पूछते वक्त उसकी हंसी अचानक गुस्से में बदल गई। संतरा डर गई। उसे लगा केसरी को अगर पता चल गया तो वो मालती के जीवन को शांति से नहीं रहने देगी। संतरा चुपचाप अंदर चली गई। केसरी बुदबुदाने लगी, अरे ओ संतरा, जा मत बता, तुम सब भुगतोगे, सबको भुगतना पड़ेगा। संतरा भी अब बुरी तरह डर चुकी थी। उसने पंडित जी को कहकर मालती के लिए ताबीज बनवा दिया और उसे दे दिया, और शादी के बाद मालती कभी नहीं आई। फिर भी केसरी ने जैसे तैसे पता लगा ही लिया कि मालती की शादी हो गई। उधर मालती भी शादी के 10 सालों बाद
मां बनने जा रही थी। उसे डर था कि कहीं इसे भी कुछ न हो जाए। पहला बच्चा था तो उसकी सास ने मालती को मायके भेज दिया। संतरा चाहती तो नहीं थी, पर उसे मना भी कैसे करती। मालती को आता देख केसरी की आंखें खिल उठी। वो भाग के घर से निकलकर आई और खींची नजरों से उसे देखने लगी। केसरी ने फिर शैतानी नजरों से देखा और बोली, आ गई मालती, तेरा ही इंतजार था मुझे। संतरा ने मालती से कहा, चल अंदर आ जा। केसरी अब समय से ज्यादा बूढ़ी लगने लगी थी। उसके उम्र वालों के नाती पोते हो चुके थे। जब भी अपने जैसे किसी को पोते पोतियों के साथ देखती तो ममता की जगह खुन्नस भरी नजरों से देखती थी। समय से ज्यादा बूढ़ी लगने के कारण वो केसरी से बूढ़ी दाई हो चुकी थी। गांव वाले अपने बच्चों को बूढ़ी दाई के नाम से डराते थे। सब बच्चे भी बूढ़ी दाई की शक्ल देखकर डरा करते थे। ऐसे ही समय बीतता गया। मालती को जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। संतरा के घर में इतने सालों बाद खुशी आई थी, वो भी इतना डरते डरते कि कहीं केसरी कुछ कर न दे। पर अजीब बात थी, उसने इस बार बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की। संतरा कभी कभी ऐसा सोचती, पर फिर कहती, छोड़ो, ये सब अशुभ बातें क्यों सोचना, क्या पता उसका मन बदल गया हो। बच्चे की खबर जब बूढ़ी दाई तक पहुंची तो उसने भी संतरा को कह दिया, बधाई हो, नाती हुआ है। संतरा बोली, नाती और नातिन दोनों हुए। इतना बोलकर संतरा रुक गई। वह डर गई थी। तभी बुढ़िया बोली, हाँ हाँ वही। इतना कहकर वह अंदर चली गई। संतरा सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों बोला कि नाती हुआ है। हो सकता है उसे नहीं पता, या कुछ और तो नहीं, कहीं वो कुछ चाल तो नहीं चल रही। इन सब ख्यालों में संतरा थी कि पीछे से आवाज आती है, मां जरा यहां आना। संतरा अंदर चली जाती है। संतरा के घर में इतने दिनों बाद खुशियां आई थी, वो भी एक नहीं दो। इसी कारण वो उसे धूमधाम से मनाना चाहती थी। गांव में बच्चे के 6 दिन के होने पर पूजा होती है, जिसे छठी कहते हैं। छठी के लिए मालती के ससुराल वाले भी आए थे। घर पर मेहमानों का जमावड़ा था। सभी लोग दोनों बच्चों को खिलाने में व्यस्त थे। घर में तैयारियां चल रही थी। घर को सजाया जा रहा था। शाम होते ही गाना बजाना शुरू हो गया। मालती और जमाई जी तैयार होकर बच्चों के साथ हॉल में पूजा पर बैठ गए। घर के पीछे व्यंजन बन रहे थे। पूरियां तलना शुरू हो गई थी। इस बीच संतरा ने केसरी के घर की कुंडी बाहर से लगा दी, ताकि वह कुछ उल्टा सीधा नहीं कर बैठे। वह अपने नाती और नातिन के पूजन समारोह को धूमधाम से बेफिक्र होकर मनाना चाहती थी। उसने पूरे गांव को न्योता दिया। बड़ा भोज का आयोजन किया गया। गांव भर के सभी लोग आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया। दोनों बच्चे पालने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। सभी मेहमानों ने दोनों बच्चों को आशीर्वाद के साथ सगुन दिया। कुछ गिफ्ट लेकर आए थे। इस दौरान केसरी ने अपने घर से ही आवाज लगाना शुरू किया, अरे संतरा, दरवाजा खोल मेरा, कहां घुसी पड़ी है। पर उतने शोरगुल में कौन सुनने वाला था। इसी बीच उसे एक छोटा बच्चा गुजरता हुआ दिखा। शायद वह यहाँ का नहीं था, इसीलिए उसे बूढ़ी दाई के बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसने उसे चिल्लाता देखा। केसरी उससे बोली, बेटा जरा दरवाजे की कुंडी खोल देना। बच्चा बोला, चॉकलेट दोगी? केसरी ने कहा, हाँ हाँ, एक नहीं 2 दूंगी। बच्चे ने चॉकलेट के नाम पर गेट खोल दिया। दरवाजा खुलते ही केसरी का चेहरा खिल गया। वो शैतानी हंसी के साथ बाहर निकलती है और सीधे केसरी के घर पर बचते बचाते जाती है। उस समय तक लगभग सभी मेहमान घर जा चुके थे और जो कुछ बचे थे वह घर की छत पर खाना खा रहे थे। नीचे की हॉल में संतरा के बच्चों का समारोह हुआ था। वहां पर उस वक्त कोई नहीं था। मालती अपने दोनों बच्चों के साथ थी। केसरी उसे छुप कर देख रही थी। इसी समय मालती थोड़ी देर के लिए ही एक बिस्तर पर लेट गई और बच्चे को अपने पास लिटा दिया। इतने में उसकी आंख लग गई। बस केसरी को मौका मिल गया। उसने मौका देखते ही मालती के पास से उसकी बेटी को उठा ले गई। जब संतरा किसी काम से नीचे आई तो देखा कि मालती सोई हुई है और उसके बगल में सिर्फ एक ही बच्चा है। उसने पालने में देखा, वहां भी नहीं था। संतरा बोलने लगी, मालती, मालती, गुड़िया किसके पास है? संतरा ने पालने से लेकर हर जगह देखा। मालती ने परेशान होकर कहा, मेरी आंख लग गई थी, पर मैंने तो दोनों को साथ में ही सुलाया था। संतरा ने पूछा,
जमाई जी के पास तो नहीं? संतरा ने ऊपर से नीचे तक हर मेहमान से पूछा, पर गुड़िया किसी के पास नहीं थी। मालती जोर जोर से रोने लगी। कहाँ चली गई गुड़िया? सब परेशान हो गए। तभी संतरा के दिमाग में कुछ आया और वो दौड़कर केसरी के घर के पास गई। वहां घर की कुंडी खुली देख उसका शक यकीन में बदल गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, केसरी बाहर निकल, अभी के अभी। गुड़िया को वापस दे दे मुझे। संतरा लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। इतने में घर के सभी लोग और आसपास के सभी लोग वहां जमा हो गए। मालती के ससुराल वाले ये सब कुछ समझ नहीं पा रहे थे, पर मालती का पति सब समझ गया था। उसने अलग होकर पुलिस को फोन कर दिया और उसे पूरी कहानी बता दी। उधर गांव के सभी लोग दरवाजे पर खड़े होकर केसरी को बाहर निकलने का कह रहे थे। संतरा ने आंसू पोंछते हुए कहा, तू नहीं आएगी बाहर? आज तूने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। दरवाजा तोड़ दो। संतरा ने चिल्लाते हुए जोर से धक्का दिया। उसके पीछे से काफी लोग दरवाजे को तोड़ने के लिए धक्का देने लगे। अंदर से हंसने की आवाज आ रही थी। मालती रोई जा रही थी और कह रही थी, केसरी अम्मा, मेरी गुड़िया को कुछ मत करना, उसके बदले मेरे साथ कुछ भी कर लो। पर उसको छोड़ दी। मालती को उसके ससुराल वालों ने संभाला। उसके पति ने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा हमारी गुड़िया को। सभी लोग दरवाजा खोलने की कोशिश में लगे ही थे कि पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। सब रुक गए। पुलिस वालों ने आते ही कहा, पीछे हटो, किसके बच्चे को किडनैप किया है? पुलिस ने जगह खाली करवाया। मालती के पति ने पुलिस को पूरी बात बताई। मेरी बेटी को किडनैप किया है, मैंने ही कॉल किया था। पुलिस ने आसपास से पूछा तो उसे माजरा समझ आ गया। पुलिस ने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो अम्मा। लेकिन अंदर से धुआं उठने लगा, काला धुआं। किसी के कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काले धुएं को देखकर सभी परेशान हो गए। संतरा भी जोर जोर से रोने लगी। वो मार देगी मेरी गुड़िया को, कुछ कीजिए। पुलिस ने अपने हवलदारों को दरवाजा तोड़ने को कहा। कुछ देर में ही दरवाजा टूटकर खुल गया। संतरा जैसे ही अंदर जाने लगी, उसे पुलिस ने रोकते हुए कहा, रुको, हम आगे जाते हैं, तुम पीछे से आना। और तुम एक फायर ब्रिगेड को तैयार रखना, जरूरत पड़ सकती है। एक हवलदार को बोलते हुए पुलिस अंदर गई। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला, पूरे घर में धुआं था। उसे लगा कि घर में आग लग गई है। उन लोगों ने सब कमरे में देखा, पर वहां कोई नहीं था। संतरा भी वहीं पर थी। उसे देखकर बड़ा अजीब लगा कि उसका घर इतना चमक कैसे रहा है। हर एक कमरा ऐसे सजा था मानो कोई यहां रहता हो, और हर दिन सफाई होती हो। सामान ऐसे रखे थे कि जैसे घर वाले बस थोड़ी देर के लिए कहीं गए हों, अब बस वापस ही आने वाले हैं। डाइनिंग टेबल पर भी प्लेट ग्लास रखे थे। संतरा और बाकी लोग ये सब समझ नहीं पा रहे थे। जो इंसान घर से निकलता भी नहीं, वो भला इतने अच्छे तरह से घर को कैसे रख सकता है? जो खुद इतनी गंदी रहती हो, जैसे महीनों से न नहाया, वो घर को इतना मेंटेन कैसे रख सकती हैं? और संतरा भी पहले जब घर खाना देने आया करती थी, तब भी घर इतना सुंदर कभी नहीं दिखा। फिर आज कैसे? पुलिस ने कहा, आपको पूरा यकीन है कि आपका बच्चा यहीं है? क्योंकि ये तो किसी सभ्य इंसान का घर लग रहा, और यहां कोई है भी नहीं। तभी संतरा को कुछ ध्यान आया। दरअसल उसकी घर की छत के एक हाथ की दूरी पर केसरी की छत थी। वहां पर उसने एक कमरा बना रखा था। पहले वो अक्सर वहीं रहती थी। वो सीधा छत की सीढ़ियों की तरफ गई। उसका शक सही निकला, वो वहीं थी। बाहर तो वो कमरा भी अच्छा दिख रहा था, नए पर्दे, नई डोरमैट, फूलों के गमले। लेकिन अंदर जाते ही सबके होश उड़ गए। अंदर इतना अंधेरा था मानो उस कमरे में रोशनी का कोई जरिया ही नहीं था। घर में इतनी धूल मानो कब से यहां कोई रह ही नहीं रहा था। लेकिन वहां केसरी को जिस हाल में सबने देखा, वो सब डर गए। वहां हवन का एक कुंड रखा था। वो कुछ मंत्र पढ़कर उसमें डाल रही थी। बगल में एक गोल घेरे में क्रॉस बना था, जिसके बीचों बीच बच्ची रखी थी और वह रो रही थी। पास में काला जादू का सामान भी था। उसका पूरा घर काली गुड़ियों से भरा था। किसी में कील लगी थी, किसी के हाथ टूटे थे, किसी के सर नहीं है। सब दीवारों पर ऐसे टंगे थे मानो शो पीस हो। मालती और संतरा यह देखकर दौड़कर बच्ची को लेने जा रहे थे कि तभी केसरी ने बच्चे को गोद में लेते हुए कहा,
आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, तू भी नहीं। और यह किसको लेकर आई है? अच्छा हुआ सभी आ गए, उनको देखना था ना जादू, अब देखेंगे जादू। केसरी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। संतरा ने कहा, तू इसे कुछ भी नहीं करेगी, वरना आज तू भी जिंदा नहीं बचेगी। पुलिस ने डांटते हुए कहा, यह क्या कर रही है तू? बच्ची को क्यों उठा कर लाए? नानी है ना तू इसकी। केसरी फिर से हंसने लगी और बोली, दादी, हाँ हाँ हाँ, नानी तो संतरा है। पुलिस ने कहा, तुझे मालूम नहीं है, बच्चे को चुराने के लिए तुझे जेल हो सकती है, बच्चे को इधर दे। केसरी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, तू लेट हो गया रे, अब उसे वापस नहीं दे सकती। केसरी फिर से बच्ची को गोद में लेकर झुलाने लगी, जैसे वह बच्चे को सुला रही हो। पुलिस ने अपने दोनों हवलदारों को बोला, जा बच्चे को उठा लो और इसे भी पकड़ ले। केसरी के चेहरे पर एक डर झलक रहा था। उसने कहा, रुक जाओ, ये बच्ची मैं नहीं दे सकती। इतने में केसरी ने चाकू उठाया जिसमें सिंदूर लगा था और बच्ची को मारने ही वाली थी कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। संतरा ने भाग के बच्चे को अपने पास ले लिया। केसरी चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, इसे मुझे दो, मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, इसे वापस कर, मुझे छोड़ो मुझे। केसरी को जबरदस्ती पुलिस अपने साथ ले गई। सभी गांव वाले और संतरा वहां से निकल आए और अपने घर चले गए। मालती के घर वाले ये सब देखकर हैरान रह गए थे, इसीलिए वह अगले ही दिन वहां से निकल गए। पुलिस ने भी केसरी को डांट कर छोड़ दिया। गांव वालों ने ऐसा करने पर मना भी किया, लेकिन पुलिस को एक और मामला खोलना ना पड़े, इसीलिए उसने उसे चेतावनी देकर वापस छोड़ दिया। संतरा भी कुछ दिनों के लिए मालती के पास रहने चली गई, पर उसके पीछे सब कुछ बदल चुका था। संतरा के जाने के बाद कोई केसरी के घर के पास से भी नहीं गुजरता। सबने मिलकर एक घेरा बना दिया था और उस घेरे के बाहर न वह जा सकते थे और ना ही केसरी आ सकती थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़कर यह घेरा बनाया था। हालांकि गांव वालों को केसरी कभी न कभी दिख ही जाती थी। जैसे ही वो दिखती, सब मुंह फेर कर चले जाते। वो दिन ब दिन और बूढ़ी और बदसूरत और डरावनी दिखने लगी थी। ऐसे करते करते 8-9 महीने बीत गए। केसरी भी फिर उस दौरान वहां नहीं आई। कुछ दिनों से किसी गांव वाले को केसरी नहीं दिखी। पहले तो किसी ने नहीं बोला, लेकिन फिर बात धीरे धीरे हवा की तरह फैल गई। सबको लगा क्या पता इसकी तबीयत खराब हो या मर गई हो, क्योंकि जैसी उसकी हालत थी लग रहा था कि मरने ही वाली है। सबने मिलकर फैसला किया कि उसे जाकर देखेंगे। सभी गांव वाले घेरे के बाहर से ही खड़े रहे। एक पड़ोसी ने आवाज लगाई, बूढ़ी दाई, ओ बूढ़ी दाई। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दूसरे पड़ोसी ने कहा, क्या पता तबीयत खराब हो, इतने दिन से बाहर नहीं आई। एक और पड़ोसी ने कहा, क्या पता मर गई होगी। सभी पड़ोसी घेरे के बाहर से ही बूढ़ी दाई को आवाज लगा रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह घेरे के अंदर जाकर देख सके। थोड़ी देर आवाज लगाने के बाद सभी वापस लौट आए। पंडित जी ने बड़ी सख्ती से किसी को भी उस घेरे से बाहर जाने को मना किया था। उन्हें इस बात की आशंका जरूर हो गई थी कि बूढ़ी दाई के साथ कुछ तो अनहोनी हुई है, पर यह भी हो सकता है कि उसकी कोई चाल हो। फिर भी पड़ोसियों ने सावधानी बरतते हुए संतरा को फोन किया और उसे पूरी कहानी बताई। संतरा 1 हफ्ते बाद वापस घर आई। बेमन से ही उसने भी केसरी को आवाज लगाई, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उस वक्त मालती के साथ हुए हादसे को काफी समय बीत चुका था, और क्योंकि संतरा दिल की साफ थी, इसीलिए उसे लगा कि उसे इंसानियत के नाते एक बार घर के अंदर जाना चाहिए। उसे घेरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उसे उस वक्त सिर्फ अपनी बहन दिख रही थी। वह घेरा पार कर केसरी के घर जाती है। घर अंदर से बंद होता है, पर जैसे ही वह गेट पर खड़ी होती है, उसे अजीब सी बदबू आती है। वह बदबू इतनी तेज थी कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने तुरंत अपने पल्लू से नाक ढक लिया। वह समझ चुकी थी कि केसरी अब नहीं रही। उसने आवाज देकर आसपास के लोगों की इकट्ठा किया। सभी ने देखा कि संतरा वह घेरा पार कर चुकी थी, लेकिन जब उसने बताया कि केसरी के घर से बदबू आ रही है, तो उन सब ने मिलकर पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा काफी समय से बंद लग रहा था। थोड़ी मशक्कत के बाद दरवाजा को तोड़ा गया। दरवाजा टूटते ही सबके होश उड़ गए। अंदर मकड़ी के जाले हर तरफ लटके थे।
धूल और बदबू इतनी कि सबको नाक बंद करनी पड़ी। ऐसा लग रहा था कि मानो महीनों से यहां कोई आया ही नहीं। सभी को उस दिन की घटना याद आ गई कि किस तरह से पूरा घर चमक रहा था, और आज ऐसा लग रहा कि घर नहीं खंडहर हो। घर के अंदर कई जगहों पर मरे हुए पंछी थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बदबू कहां से आ रही। सबने आवाज लगाना शुरू किया, केसरी अम्मा, ओ केसरी अम्मा। लगभग सभी कमरों को पुलिस ने देख लिया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक पड़ोसी ने बोला, आखिर यह बदबू आ कहां से रही है। दूसरे पड़ोसी ने ऊपर देखते हुए कहा, चलो ऊपर भी देख लेते हैं, क्या पता जैसे पिछले बार हुआ था वैसा ही इस बार भी हो। सभी लोग छत की तरफ जा रहे थे। पूरी सीढ़ियों पर धूल जमी थी, मकड़ी के जाले थे। पुलिस ने अपने डंडे से उसको हटाते हुए आगे बढ़े। सभी लोग फिर से उसी कमरे के पास हैं जहां पर वह जादू टोना किया करती थी। दरवाजा खोलते ही सभी सन्न रह गए। एक पड़ोसी ने नाक बंद करके कहा, अरे राम राम राम, ये तो केसरी अम्मा है। कमरे में केसरी की सड़ी हुई लाश थी। एक बात किसी को समझ नहीं आई, केसरी तो कुछ दिनों से ही नहीं दिख रही थी, पर इस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो महीनों पहले मर चुकी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? पुलिस ने करीब जाकर देखा तो केसरी के हाथ में वही गुड़िया थी, उसके बगल में वही कुंड रखा था। लगभग उस कमरे का पूरा ढांचा उसी दिन जैसा था। पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उससे सब चौंक गए। रिपोर्ट के मुताबिक केसरी की मौत 9 महीने पहले ही हो चुकी थी। मौत किस वजह से हुई इसका जिक्र नहीं हुआ, या शायद यह पता ही नहीं चल पाया। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि बूढ़ी दाई 9 महीने पहले ही मर चुकी थी। तो फिर उन लोगों ने घर के आसपास किसको देखा? क्या यह उसकी आत्मा थी? सब के सब डर गए थे। उधर संतरा भी घबरा गई थी, मगर करती भी तो क्या। उसने अपनी बहन होने का फर्ज निभाया और केसरी का अंतिम संस्कार विधि विधान से किया। पंडित जी ने भी बताया कि हो सकता है उसकी आत्मा भटक रही हो, लेकिन अब संस्कार के बाद सब बला टल गई है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। संतरा ने भी केसरी के पूरे घर को साफ करवाकर बंद कर दिया। पूरे गांव वाले एक तरह से खुश थे कि बला टली, अब वो बेखौफ गांव में रह सकते हैं। सबको लगा कि बूढ़ी दाई की कहानी खत्म हो चुकी है, पर उन्हें नहीं पता था कि कहानी तो अब शुरू हुई है। बूढ़ी दाई को मरे हुए महीना बीतने वाला था। पूरे गांव में केसरी के मरने से खौफ का माहौल खत्म हो गया था। अब लोगों को किसी का डर नहीं था। बच्चे आराम से खेलते थे। गांव वाले भी शाम तक टहलने जाया करते थे। अब कोई अपने घर में शाम होते ही बंद नहीं होता था। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। उधर संतरा भी अपना बहन का फर्ज निभाकर बेफिक्र हो चुकी थी। उसने पूरे तरीके से रस्मों रिवाज निभाया था ताकि उसकी शैतान बहन की आत्मा को शांति मिल सके। इसी बीच मालती के बच्चों का पहला जन्मदिन आने वाला था। संतरा चाहती थी कि जिस तरह से छठी संस्कार में केसरी ने कांड किया था, उससे मालती के ससुराल वाले बेहद नाराज हुए थे। उन्होंने केसरी के रहते हुए मालती को वापस उस घर में भेजने से मना कर दिया था, पर अब तो केसरी नहीं थी और संतरा भी अपने घर में अकेले उदास रहा करती थी। इसीलिए उसने सोचा कि बच्चों का पहला जन्मदिन उनके नानी के घर में हो। संतरा ने मालती के ससुराल वालों से बात की। ससुराल वाले भी मान गए। अभी जन्मदिन में कुछ समय था तो संतरा ने सोचा कि क्यों ना घर की मरम्मत करवा दी जाए। उसने घर की मरम्मत का काम शुरू करवाया तो थोड़ा बहुत केसरी के घर का भी काम करवा दिया। हालांकि वह उस घर को बेचना चाहती थी, पर गांव के लोग तो उस घर को खरीदते नहीं। इसीलिए उसने सोचा कि उस घर को नए जमाने की तरह बनवाकर किसी शहरी को बेच दिया जाएगा। इसीलिए उसने केसरी के घर में काम करवाना शुरू किया। काम के पहले दिन कुल 10 मजदूर थे। काम भी निचले हिस्से से शुरू हुआ। नीचे का काम लगभग पूरा होने ही वाला था कि आखिरी कमरे में जाते ही एक मजदूर बेहोश होकर गिर गया। सबको लगा शायद गर्मी की वजह से वह बेहोश हो गया होगा। सबने उसको उठाने की कोशिश की, उस पर पानी के छींटे दिए, फिर भी वह नहीं उठा। सब डर गए। उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में पता चला कि उसे पैरालाइसिस हो चुका है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो इंसान अभी इतने अच्छे से काम कर रहा था, उसे अचानक लकवा कैसे मार सकता है।
संतरा के मन में केसरी का ख्याल आया, पर उसने सोचा कि यह सब ख्याल अब मन में आना नहीं चाहिए। केसरी तो जा चुकी है, हो सकता है उस मजदूर को ही कुछ बीमारी रही हो। फिर से घर का काम शुरू हुआ। बचे हुए लोग अपना काम करने लगे। उनमें से एक और मजदूर उसी कमरे में गया और जोर से चिल्लाया। जब सब लोग उसे देखने गए तो बेहोश पड़ा हुआ था। सबने फिर से उसे पानी के छींटे दिए। उसे उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठा। फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार उस मजदूर को हार्ट अटैक आया था और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सभी मजदूर भाग गए। केसरी का शक थोड़ा थोड़ा गहरा होता जा रहा था। उधर पूरे गांव में भी यह बातें फैल चुकी थीं। पूरा गांव फिर से एक बार खौफ के साए में जी रहा था। संतरा मंदिर के पंडित के पास गई, उसे पूरी बात बताई। पंडित ने कहा कि उस घर को फिर से घेरना होगा। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, मगर वह शक्ति बुरी शक्ति है। हो सकता है उसे उस घर से या उस घर की किसी चीज से लगाव रहा हो, इसीलिए वह ऐसा कर रही है। या हो सकता है यह सिर्फ और सिर्फ एक वहम हो और उन मजदूरों का मरना सिर्फ एक इत्तेफाक। उसी शाम पंडित और संतरा दोनों केसरी के घर गए। दिन ढल चुका था, इसीलिए कमरे में पूरा अंधेरा था। संतरा स्विच बोर्ड के पास जाकर लाइट ऑन करना चाहती है। सारे बल्ब शायद खराब थे। संतरा ने सोचा, हो सकता है इतने दिनों से कमरा बंद है, इसलिए सारे बल्ब खराब हो चुके होंगे। वह अपने घर से एक लालटेन लेकर आती है। पंडित जी और संतरा उनके पीछे एक एक करके सभी कमरों में जाते हैं। संतरा हर कमरे का लाइट ऑन कर रही थी, पर किसी रूम का लाइट ऑन नहीं हो रहा था। उसने स्विच ऑन किया था, पर ऑफ नहीं किया। जब वह लोग उस कमरे में वापस गए जहां उन मजदूरों की मौत हुई थी, तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। पंडित जी को भी ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने संतरा और पूरे गांव का डर भगाने के लिए घर को फिर से घेर दिया। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और दोनों बाहर निकल आए। अगली सुबह संतरा ने सबको बता दिया कि कोई डरने की बात नहीं, और पंडित जी ने कमरे को फिर से घेर दिया। गांव वालों को पंडित जी पर पूरा यकीन था, इसीलिए उन्हें इस बात पर भी यकीन हो गया। कुछ दिनों बाद संतरा के घर एक गांव की औरत आती है और पूछती है, क्यों संतरा, ये सारी रात केसरी के घर की लाइट क्यों जलती है? तूने खुली छोड़ दी क्या? ये सुनकर संतरा के होश उड़ जाते हैं। उसे तो पता था कि सारी लाइटें खराब है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? संतरा मासूम बनकर कहती है, अरे वह मुझसे खुली रह गई थी, अभी बंद कर आती हूं। तो उस औरत ने कहा, बंद कर आती हूं, पर तू ही तो रात भर जलाती है और सुबह बंद कर जाती है। तभी तो पूछ रही हूं, रात भर क्यों जलाती है? बिजली बचाया कर, यही बोलना था। वह गांव की औरत इतना बोलकर निकल गई। संतरा मन ही मन सोचने लगी, रात में जलाती हूं, सुबह बंद करती हूं, यह सब क्या हो रहा है? वह सोचने लगी, शायद यह सब वहम हो, जिस बात का डर था वह सच ना हो। पर वो भी इंसान ही तो है, और शक का बीज एक बार अगर बो दिया जाए तो वह फल देता ही रहता है। संतरा हर चीज को एक दूसरे से जोड़ने लगी। पहले भी केसरी के घर में रात में लाइट जला करती थी और दिन भर बंद रहती थी। रात में ही उसके घर में खाना बनता था। संतरा ने सोचा, इस बार वह इस बात का खुलासा करके ही रहेगी। वह शाम होते ही केसरी के घर में टकटकी लगाकर बैठ गई। दिन ढलता गया, शाम हो गई। संतरा ने खुद से जाकर दिन में ही सारी लाइटें ऑन करके देखें, पर कोई भी बल्ब नहीं जला। इस बार उसने सारी लाइट ऑफ कर दी। उसने मेन मीटर से भी स्विच ऑफ कर दिया। शाम हो गई, अभी भी संतरा अपने घर के बाहर बैठी केसरी के घर को देखती रही। समय बीतता गया, 8 बज गए, तब तक कुछ नहीं हुआ। अभी पूरा सन्नाटा था। गांव में लोग जल्दी सो जाया करते थे, इसीलिए संतरा ने ज्यादा देर तक बाहर रहना ठीक नहीं समझा। वह अपने घर के अंदर चली गई और जिस खिड़की से केसरी का घर साफ दिखाई दे रहा था, वहां पर बैठ गई। समय बीतता गया, 10 बज गए, अभी कुछ नहीं हुआ। संतरा को लगा शायद ही उसका वहम है, पर फिर भी उसने इंतजार किया। 12 बज गए, अभी भी कुछ नहीं हुआ। घर में बिल्कुल अंधेरा था। संतरा को भी अब नींद आने लगी थी। संतरा ने सोचा, आखिरी 1 घंटा देखकर सो जाऊंगी। ये सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता भी नहीं चला। करीब 12:30 बज चुके थे। संतरा की नींद लगी।
और उधर केसरी के घर की सारी लाइट ऑन हो गई। संतरा गहरी नींद में थी, उसने कुछ भी नहीं देखा। सुबह जैसे ही उसकी नींद खुली, उसने देखा घर तो वैसा का वैसा ही है, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। इसके बाद वह आश्वस्त हो गई कि हो सकता है उस दिन मुझसे लाइट ऑन रह गई हो और कोई खराबी के कारण वह रात में जल गई हो। संतरा को लगा उसका मन का वहम है जो हर चीज को उससे जोड़ रहा है। यूं ही दिन बीतते गए। गांव वालों ने भी संतरा से पूछना छोड़ दिया। उन्हें लगा हो सकता है यह अपनी बहन के लिए या उसकी याद में यह सब करती है। कुछ को तो लगा कि हो सकता है यह भी अपनी बहन केसरी जैसी पागल हो चुकी है। पर जो भी हो, अब सब अपने अपने में मस्त हो चुके थे। उधर मालती और उसके ससुराल वालों ने भी आने के टिकट बुक कर लिए थे। संतरा ने उसके बाद केसरी के घर का काम बंद करवा दिया। उसने अपना घर का काम जल्दी निपटाकर जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त हो गई। अपने दोनों नाती और नातिन के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम करवाने वाली थी, जिसमें सुबह में पूजा होना था और शाम को पूरे गांव को भोज के लिए बुलाया गया था। इन्हीं सब तैयारियों में जुटी संतरा का केसरी के घर से ध्यान हट चुका था। मालती अपने ससुराल वालों के साथ अपने मायके आ गई। शुरू में ससुराल वाले घबराए हुए थे, पर जब संतरा ने उन्हें पूरी बात बता दी और उन्हें अच्छे से समझा दिया तो वह लोग भी मान गए। संतरा अपने दोनों नाती नातिन के साथ मस्त हो गई थी। पूरी दुनिया की उसे कोई फिक्र नहीं थी। परिवार में वह इतनी खुश थी कि उसे आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं हो पाया। जन्मदिन के एक दिन पहले मालती ऊपर छत पर टहल रही थी। अचानक से उसकी नजर केसरी के छत पर पड़ी। 1 साल पहले हुई सारी घटना उसे याद आने लगी। उसे गुस्सा आ रहा था, पर वही उसे केसरी की मौत का अफसोस भी हो रहा था। केसरी के घर की तरफ देखते हुए वह अपने ख्यालों में खो गई कि तभी उसने फिर से धुआं उठता देखा। यह देख वह चौंक गई। वह दौड़कर नीचे गई और संतरा को पूरी कहानी बताई। तो संतरा भी छत पर गई, पर उसने देखा कि अम्मा का घर तो वैसे का वैसा ही था, कोई धुआं नहीं था। मालती ने भी देखा कि वह छत अब बिल्कुल ठीक है, कहीं से कोई धुआं नहीं लग रहा। उसे लगा शायद वह अपने ख्यालों में इतनी गुम हो गई थी कि उसने चीजों को कल्पना करना शुरू कर दिया था। ये सब छोड़कर वह अपने काम में लग गई। अगले दिन उसके बच्चों का पहला जन्मदिन जो था, जन्मदिन वाला दिन भी आ गया। आज मालती के दोनों बच्चों का जन्मदिन था। एक का नाम अवनी था और दूसरे का नाम हंसित था। अवनी और हंसित दोनों भाई बहन आपस में खूब खेलते थे। अवनी थोड़ा बहुत बोल लेती थी, वह थोड़ा बहुत चीजों को समझ भी लेती थी। चलना भी उसने हंसित से पहले शुरू कर दिया था। यह सारी बातें वो संतरा को बताती रहती थी। हंसित पूरा शांत स्वभाव का था। वह अवनी के जितना चुलबुला नहीं था। अवनी हंसित से हर दूसरी चीज छीनकर भाग जाया करती थी। हंसित बेचारा रोता रहता था। नानी घर में भी ऐसा ही करती थी। संतरा दोनों बच्चों को और उनकी हरकतों को देखकर खुश रहा करती थी। जन्मदिन वाले दिन भी जब संतरा ने हंसित और अवनी दोनों को मिठाई खिलाई तो अवनी ने जल्दी से अपनी मिठाई खाकर हंसित का भी छीन कर खा गई। हंसित रोने लगा। संतरा ने उसे पुचकारते हुए गोदी में उठा लिया। मालती भी हंसित को दिलासा देती रहती है, दूसरा देती हूं, रो मत मेरा बच्चा। दोनों हंसित में ही लगे हुए थे कि किसी का ध्यान नहीं रहा कि कब अवनी घर से निकलकर बाहर चली गई। मालती और संतरा दोनों हंसित को चुप करवा चुके थे। मालती कहती है, माँ, मुझे इन दोनों के लिए कुछ सामान खरीदना था, मैं बाजार से होकर आती हूँ। संतरा ने कहा, ठीक है, तू चली जा, मैं इन दोनों बच्चों का ख्याल रखती हूँ घर पर। मालती ने आवाज लगाई, अवनी, अवनी। उसे लगा मेरा कहीं आसपास खेल रही होगी। अक्सर अवनी को आवाज लगाने पर वह तोतली आवाज में आ रही हूं या हाँ मम्मा कह दिया करती थी, लेकिन आज आवाज लगाने पर भी जब अवनी नहीं आई तो मालती ने उठकर किचन में देखा, सभी रूम में देखा। उसे लगा शायद अवनी मजाक कर रही हो। कभी कभी वह छुप जाया करती थी और यूं ही परेशान करती थी। पूरा घर देखने के बाद भी अवनी कहीं नहीं मिली तो मालती घबरा गई। संतरा ने भी बोला, आसपास ही होगी, कहाँ जाएगी, अवनी कहीं नहीं थी। मालती ने घर के बाहर निकलकर भी देखा, वहां भी नहीं थी। मालती परेशान हो गई। उसे लगा कि अगर उसकी सास को यह बात पता चल जाएगी तो वह बहुत नाराज होगी।
क्योंकि वो यहाँ आने के बिल्कुल खिलाफ थे। मालती ने आवाज लगाई, अवनी। अवनी कहाँ हो बेटा? संतरा ने दूसरी तरफ जाकर आवाज लगाई, अवनी किधर खेल रही है मेरी गुड़िया? तभी थोड़ी दूर से अवनी की आवाज आई, मैं यहां हूं। मालती और संतरा इधर उधर देखने लगे। आवाज किस तरफ से आ रही थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मालती ने फिर से बोला, किधर है बेटा? अवनी ने हंसते हुए कहा, मैं यहां हूं मां। मालती ने झटके से देखा और वह बस देखती रह गई। उसने घबराकर बोला, मां देखो, गुड़िया कहाँ है? जब संतरा ने भी देखा तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों कुछ देर के लिए बस एक तक देखे जा रही थी। अवनी केसरी की छत पर खड़ी हंस रही थी। केसरी की छत पर रेलिंग भी नहीं थी। अवनी पैर लटकाकर छत पर बैठी थी। मालती बेसुध होकर वहीं रोने लगी। वो समझ नहीं पाई कि वह अवनी को वहां से कैसे उतारेगी। संतरा दौड़कर घर के अंदर गई और छत पर धीरे धीरे चली गई। इधर मालती उसका ध्यान भटका रही थी ताकि वह वहां से हिले नहीं। केसरी चुपचाप से पीछे से जाकर अवनी को गोद में उठा लेती है। यह देखकर मालती के सांस में सांस आती है। संतरा अवनी को लेकर नीचे आती है और केसरी के घर का ताला बंद कर देती है। नीचे आने पर मालती अवनी से पूछती है, बेटा आप वहां क्यों गए थे? अवनी ने तोतली आवाज में कुछ समझाना चाहा, दोच लिया। संतरा तो समझ नहीं पाई पर मालती समझ गई थी। मालती बोली, दोस्त? कौन दोस्त बेटा? मालती ने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। अवनी ने कहा, दोच है। और अवनी मुट्ठी में दबाए कुछ चीज को देखने लगी। संतरा ने पूछा, ये क्या है बेटा तुम्हारे हाथ में? अवनी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, गुड़िया। नानी देखो गुड़िया। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी, इतनी छोटी कि वह उसकी मुट्ठी में बंद हो जा रही थी। गुड़िया बहुत पुरानी लग रही थी। संतरा को लगा कि कहीं मिट्टी में गिरी हुई उठा ली होगी। मालती ने उसे झूठ मूठ कर डांटा, क्यों उठाती हो तुम रास्तों पर गिरी हुई चीज? तभी अवनी हंसती हुई बोलती है, दोच ने दिया। अवनी इतना बोलकर घर के अंदर चली जाती है और हंसित को गुड़िया दिखाने लगती है। संतरा और मालती को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वह केसरी के घर पर गई कैसे और वह छत पर कैसे चली गई। दोनों के मन में यही सवाल चल रहा था, पर क्योंकि संतरा जानती थी कि अगर मालती के मन में फिर से डर बैठ जाएगा तो वह तुरंत उन दोनों को लेकर वहां से चली जाएगी। संतरा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कह दिया, अरे बेटा घर का गेट मुझसे ही खुला रह गया था, हो सकता है इसलिए वह खुद चली गई है। चुलबुली भी तो है। तू चिंता मत कर, मैंने दरवाजा लगा दिया है, फिक्र मत कर, अंदर आ जा। संतरा ने दिल को बहलाने को जवाब दे तो दिया था, पर मालती का दिल नहीं मान रहा था। अभी वो उस मंजर को भूल नहीं पा रही थी। किसी तरह दिल को मनाकर मालती घर के अंदर गई। वह बाजार जाने वाली थी, पर उसने प्लान कैंसिल कर दिया। उसके अंदर खौफ था कि उसकी बेटी को पहले की तरह केसरी कुछ करना दे, पर केसरी तो मर चुकी है, फिर अवनी वहां कैसे जा सकती है? इन्हीं सब सवाल जवाब के बीच में संतरा ने आवाज लगाई, मालती बेटा आजा, दोनों बच्चों को मंदिर में चलते हैं, वहां से लौटकर फिर पूजा कर लेंगे। मालती के ससुराल वाले शाम तक आने वाले थे। दरअसल उन्होंने मालती को पहले भेज दिया था। मालती के पति को भी कुछ काम था, इसलिए वह भी शाम तक पहुंच जाता। मालती मंदिर के नाम से तैयार हो गई। फटाफट दोनों बच्चों को नए कपड़े पहना दिए और दोनों को लेकर मंदिर जाने लगी। मंदिर जाते वक्त उसने पलटकर केसरी के घर पर देखा। उसके दिल में फिर से खौफ आ रहा था। केसरी का घर इतना वीरान, इतना बंजर, कोई रात क्या दिन में भी डर जाए। अंदर जाना तो छोड़, बाहर भी ना भटके। संतरा बोली, जल्दी चल, क्या देख रही है? आ रही हूं, बोलकर मालती भी उनके साथ जाने लगी। आगे आगे नानी अवनी का हाथ पकड़े जा रही थी। पीछे से मालती हंसित को गोद में लिए कुछ सोचती हुई चल रही थी। रास्ते में गांव के काफी लोग मिले। अवनी इतनी बड़ बोली थी कि अपनी तोतली आवाज में सबका मन मोह लेती थी। आते जाते सबने अवनी से 2 मिनट रुककर बात जरूर की। उससे बात कर हंसित को भी थोड़ा प्यार कर लेते थे। ऐसा करते करते मंदिर जाने में काफी देर हो गई। मंदिर पहुंचते ही पंडित जी दूर से ही पहचान लिया। अरे मालती आई है, ये तो छोटी मालती है। पंडित जी भी अवनी के साथ खेलने लगे।
मालती ने कहा, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी बोले, खुश रहो बेटा, कब आए? मालती ने जवाब दिया, परसों रात को आई हूं पंडित जी। आज दोनों का जन्मदिन है, इसीलिए आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। पंडित जी ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। दोनों बच्चे मेरे जल्दी जल्दी बड़े हों। अवनी ने तोतली आवाज में कहा, मैं बली हूं, बाई तोता है, यानी कि मैं बड़ी हूं और भाई छोटा है। उसके मुंह से यह सुनकर सब हंसने लगे, पर मालती के चेहरे पर कुछ परेशानी थी। पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तू कुछ परेशान लग रही है? मालती ने कहा, हाँ पंडित जी, कुछ ऐसा हुआ मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पंडित जी समझ रहे थे। वे बोले, कहीं केसरी से कुछ जुड़ा हुआ तो नहीं? देख बेटा, मैं जानता हूं तेरे साथ जो भी हुआ उसे तो भुला नहीं सकते। बस इतना ही कह सकता हूं कि उस घर की तरफ मत जाना। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़कर एक धागा बांध दिया मालती, अवनी, हंसित के हाथ पर। परेशान मत हो, दुनिया में अच्छाई है तो बुराई तो होगी ही ना, पर तू मत डर, कुछ नहीं होगा। पंडित जी ने सबको आशीर्वाद दिया और चले गए। मालती, संतरा और दोनों बच्चे वापस लौट आए। तब तक मालती के ससुराल वाले और पति आ चुके थे। सबने मिलकर बच्चों के नाम पर पूजा की। गांव के कुछ लोग भी आए थे। सबने बच्चों को आशीर्वाद दिया, प्रसाद लिया और चले गए। पूजा खत्म होने के बाद संतरा ने मालती को आराम करने के लिए कह दिया, लेकिन खुद आराम कैसे कर सकते हैं? रात को इतना बड़ा आयोजन होने वाला था, इसीलिए उसने मालती और दोनों बच्चों को सुलाकर अपने काम में लग गई। काम करते हुए उसे पंडित जी की बोली हुई बातें भी याद आने लगी। भगवान से मन में बोलने लगी, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमें डर में क्यों जीना पड़ रहा है? क्यों केसरी नाम का खौफ दूर नहीं होता? इसने मेरे जीवन को बर्बाद कर ही दिया। अब मेरे बच्चों का घर क्यों बर्बाद करना चाहती है? मरने के बाद भी हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? चाहती क्या है यह? संतरा इतना सोच ही रही थी कि बाहर से आवाज आती है, संतरा। संतरा बाहर निकलकर देखती है, पर बाहर कोई नहीं है। वह इधर उधर देखती है, पर वहां कोई नहीं था। संतरा को इतने काम से उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर आने लगी। इतने में उसे फिर से आवाज आई, संतरा। संतरा ने पलट कर देखा। उसे लगा कि कोई दूर खड़ा है जो उसे बुला रहा है। वह निकलकर उस तरफ जाने लगी। तभी इतने में उसकी नजर केसरी के घर पर गई। उसका दरवाजा फिर से खुला था। उसने पलट कर देखा तो वह आवाज जहां से आ रही थी वहां कोई नहीं था। उसने दौड़कर जाकर केसरी के गेट पर ताला लगा दिया। जब वह वापस आने लगी तो घर के दरवाजे पर कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, पर आसपास तो पानी नहीं था। उसे लगा कि कोई काम करने वाला अंदर आ गया होगा गंदे पैरों के साथ। शाम के भोज के लिए घर की छत पर खाना बन रहा था। संतरा को लगा यह उनमें से ही किसी की हरकत है। उसने तुरंत ऊपर जाकर किसी को भी गंदे पैर घर में आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, पर हम में से कोई बाहर तो गया ही नहीं। संतरा ने फिर कहा, जो भी हो, घर गंदा मत करना, मेहमान आने वाले हैं। इतना कहकर वो नीचे आ गई। पूरे घर को संतरा ने बैलून और फूलों से सजाया था। पूरा घर ऐसे सजा था मानो किसी की शादी हो। संतरा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पूरे गांव को निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इस बार वो थोड़ी सतर्क थी। उसने केसरी के घर के बाहर पंडित जी का दिया हुआ रंग से एक गोला बना दिया था। मन का वहम कह लो या फिर अपने मन की तसल्ली। वह पिछली बार वाली घटना दोहराना नहीं चाहती थी। रात में बड़े धूमधाम से दोनों बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। उसके जन्मदिन से पहले उस गांव में पहले कभी केक नहीं कटा था। सभी गांव वालों ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। कुल मिलाकर कार्यक्रम सफल रहा। जब सारे मेहमान खा पीकर वापस चले गए तब जाकर उसे जान में जान आई। उधर मालती ने भी अपने दोनों बच्चों को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन सब थक कर चूर हो चुके थे, इसीलिए जल्दी सो गए। अगले दिन मालती बच्चों के लिए जो गिफ्ट दिए गए थे उन्हें खोलकर देख रही थी। कुछ गांव वालों ने लिफाफा दिया था, कुछ ने खिलौने दिए थे। इतने में मालती ने देखा कि अवनी खिलौने से खेल रही है। उसे लगा ये इन्हीं में से कोई होगा। इतने में उसने दूसरा गिफ्ट जब खोला तो वह हैरान रह गई।
उसके अंदर से गुड़िया निकली जो कल अवनी अपने साथ लाई थी। छोटी सी टूटी हुई गुड़िया जिस पर धूल मिट्टी भी लगी थी। मालती समझ नहीं पाई। इतने में संतरा भी कमरे में आई। उसने मालती के हाथों में वह गुड़िया देखकर पूछा, अरे तू इसे वापस लेकर आ गई? मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया था। मालती ने संतरा को गिफ्ट दिखाते हुए कहा, माँ, ये तो किसी ने गिफ्ट में भेजा है। संतरा ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, गिफ्ट? ये गिफ्ट कोई क्यों देगा, और वह भी इतनी गंदी गुड़िया? इतने में अवनी दौड़ते हुए आई और मालती के हाथ से वो गुड़िया ले ली और उसके साथ खेलने लगी। कुछ देर बाद जब मालती ने अवनी को ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी के साथ खेल रही थी। मालती ने सोचा, बच्ची है, अक्सर बच्चे खुद में खेलते हैं। लेकिन ये कुछ ज्यादा तब बढ़ गया जब मालती ने देखा वो किसी से बात कर रही है। उसने 2 तकिए रखे हैं, एक पर खुद बैठी थी लेकिन दूसरा खाली था। पर उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अकेली बैठी है। वो कुछ बातें कर रही थी, उसकी तरफ बिस्कुट बढ़ा रही थी। पूछने पर कहती, दोछ है, यानी दोस्त। पर ये कौन था? ये बच्चों का मनगढ़ंत दोस्त है या सच में कोई और? मालती को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उसने अपनी माँ को ये बात बताई, पर क्योंकि जन्मदिन से लेकर अब तक सब ठीक था तो उसे लगा केसरी का खौफ सबके मन में वहम पैदा कर रहा है। अब इस वहम को खत्म करना होगा। इसीलिए उसने मालती को समझाया कि बच्चों में अक्सर ऐसा होता है, वो खुद में खेलते हैं, खुद में बोलते हैं। मालती भी इस बात को मान गई। अगले दिन सुबह उठने पर हंसित बुखार में तप रहा था। उसी दिन मालती के पति को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। उसने मालती को बेफिक्र होकर मायके में छोड़ दिया। मालती और संतरा डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने इंजेक्शन दिया और हंसित बिल्कुल ठीक हो गया। घर पर मालती ने दोनों बच्चों को बैठाकर एक एक खिलौने देकर वहीं बगल में चावल साफ करने लगी। इतने में उसने देखा कि अचानक से अवनी उठकर गई और 2 तकिया लेकर आई। एक पर खुद बैठ गई और दूसरे पर किसी को बैठने का इशारा करने लगी। मालती सब कुछ देख रही थी, उसकी हरकतें समझने की कोशिश कर रही थी। इतने में हंसित, जो चुपचाप बैठा खेल रहा था, अचानक जोर जोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे मारा हो। मालती उसे तुरंत गोद में उठाकर बाहर घूमने लगी। जब हंसित चुप होकर सो गया तो मालती अंदर आ गई। उसने देखा कि अवनी वहां नहीं थी। उसने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं थी। इसके बाद वो फिर से परेशान होकर हर जगह ढूंढने लगी। ढूंढते हुए उसकी नजर फिर से केसरी के घर की तरफ गई, पर वहां भी वो नहीं थी। उसने घर के पीछे देखा तो उसके जान में जान आई। अवनी वहीं खेल रही थी, पर अचानक उसकी नजर उसके खेल पर गई। अवनी के हाथ में चौक था। उसे अवनी ने अपने आसपास एक गोल घेरा बनाया था, बीचों बीच एक क्रॉस का निशान, और अवनी बिल्कुल इसके बीच में थी। ये देखकर मालती के होश उड़ गए। उसे 1 साल पहले की घटना याद आने लगी। उसने दौड़कर जाकर अवनी को गोद में उठाया और घर के अंदर भाग गई। अवनी को उस गोले में खेलता देख मालती बुरी तरह डर चुकी थी। उसने तुरंत जाकर संतरा को पूरी कहानी बताई। संतरा ने मालती को संभालते हुए पंडित जी से मिलने की बात कही। दोनों इस बात पर राजी हो गए। जैसे ही मालती अवनी को हंसित के पास बैठाकर कमरे बंद करने लगती है, तभी हंसित जोर जोर से रोने लगता है। मालती ने आवाज लगाई, अवनी, क्या किया भाई को, क्यों रो रहा है? उधर संतरा भी हंसित के रोने की आवाज सुनकर बाहर निकलती है तो देखती है कि हंसित जमीन पर पड़ा हुआ रो रहा है। इतने में मालती भी आ जाती है और देखती है कि अवनी वहां पर नहीं है। मालती संतरा से पूछती है, गुड़िया कहाँ गई माँ? अभी तो यहीं बैठा कर गई थी। संतरा ने कहा, मैं जब आई तो हंसित यही रो रहा था, गुड़िया तो नहीं थी। संतरा इधर उधर ढूंढने लगी। मालती का मन बहुत घबरा रहा था। वह जैसे ही बाहर गई वहां अवनी खेल रही थी। ऐसा लग रहा था वह किसी से बात कर रही है। मालती जैसे ही उसके पास गई, उसे लगा किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई, मालती। मालती ने देखा कि यह आवाज छत पर से आ रही है। उसने ऊपर सर उठाकर देखना चाहा कि ये आवाज किस तरफ से आ रही है। उसने अपनी छत से गर्दन घुमाते हुए आवाज की दिशा में देखना शुरू किया, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी।
तभी उसे केसरी की छत पर केसरी की एक झलक दिखी। मालती बिल्कुल घबरा गई और तुरंत ही वह छवि गायब भी हो गई। मालती ने अपना आपा खो दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ माँ, केसरी अम्मा, माँ देखो। इतने में संतरा हंसित को गोद में लिए घर से बाहर निकली तो देखा मालती केसरी की छत की तरफ देख चिल्लाई जा रही थी। संतरा ने पूछा, क्या हुआ मालती, क्या हुआ बेटा, तू इतनी डरी हुई क्यों है? मालती के पसीने छूट रहे थे, वह बिल्कुल डरी हुई थी। उसने कहा, माँ वह देखो, केसरी जम्मा। संतरा ने कहा, नहीं बेटा, तुझे वहम हुआ होगा, केसरी यहां नहीं आ सकती। हालांकि संतरा कुछ कुछ समझ रही थी, पर वह नहीं चाहती थी कि मालती इस बात से जरा सा भी डरे। उसके दिल में यह बात बैठे कि केसरी यही है। संतरा ने मालती को संभाला, उसे पानी पिलाया और उसे शांत किया। बेटा, तू उसके बारे में ज्यादा सोच रही है ना, इसलिए तुझे वहम हुआ है, उसके बारे में ज्यादा मत सोच। लेकिन मालती ने कहा, वह थी, मैंने देखा था, वह और भी ज्यादा डरावनी थी। उनकी आंखें धंसी हुई थी, जैसे उन्हें महीनों खाना नहीं मिला हो। वह बहुत बूढ़ी दिख रही थी, पर वह मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। एक झलक ने ही सब कुछ साफ कर दिया। मुझ पर हंस रही थी, जैसे वह बाबा को खा गई। वैसे ही वह मेरी बेटी के पीछे पड़ी है। वह क्या चाहती है? मेरी बेटी ने उसका क्या बिगाड़ा है? मालती को बहुत बुरा सदमा लगा था। संतरा उसे तुरंत पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी को पूरी कहानी बताई। पंडित जी को भी इस बात की आशंका जरूर थी, इसलिए उन्होंने खुद घर में जाने का फैसला किया। पंडित जी और संतरा ने मालती को दोनों बच्चों के साथ छोड़कर केसरी के घर में जाने का फैसला किया। पंडित जी ने अपना मंत्र मंदिर से ही पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने झोले में कुछ सामान डाला, कुछ हवन की चीजें और एक रुद्राक्ष। तीनों केसरी के घर की तरफ निकले। पंडित जी ने मालती और दोनों बच्चों को घर के अंदर जाने को कहकर एक धागा तीनों के हाथों पर बांध दिया। संतरा और पंडित जी केसरी के घर गए। दरवाजा खोलने से पहले पंडित जी ने संतरा को आगाह करते हुए कहा, बेटा, मैं अंदर जा तो रहा हूं, पर यह बात तो तय है कि वह यही है, इसी घर में, लेकिन वह चाहती क्या है यह जानना जरूरी है। संतरा नम आंखों से पंडित जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, पंडित जी, आप तो सब जानते हैं, कुछ कीजिए, मेरा घर फिर से तबाह होने से बचा लीजिए। पंडित जी बोले, चिंता मत कर, अंदर चल। दोनों अंदर गए। पंडित जी ने एक दिया जलाया और दरवाजे के दोनों तरफ पर रख दिया। पंडित जी ने एक और दिया निकालकर उजाला करने के लिए उसे जलाया। इसके बाद उन्होंने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र पढ़ने के कुछ समय बाद ही तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लगा मानो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। संतरा पंडित जी के पास हाथ जोड़े खड़ी थी। अचानक से दिया हवा से बुझ जाता है। संतरा डर रही थी, इसीलिए उसने मन में भगवान का नाम लेना शुरू किया। इतने में ही अचानक से तूफान शांत हो गया। दिया वापस से जलने लगा। पंडित जी ने भी मंत्र पढ़ना रोक दिया और जोर से पूछा, क्यों आई है वापस? क्या चाहती हो उस बच्ची से? वापस चली जा। हाँ हाँ। इस हंसी से पूरा घर गूंज उठा। संतरा को समझ में आ गया यह आवाज केसरी की थी। इतने में अपने आप घर के दरवाजे बंद हो गए। संतरा डर के मारे दरवाजा खोलने गई, पर वो नहीं खोला। संतरा रोने लगी। तभी आवाज आई, रो क्यों रही है मेरी लाडो? हाँ हाँ हाँ, तुझे तो खुश होना चाहिए। इतना सुनकर संतरा सन्न रह गई, क्योंकि लाडो उसे वहीं बुलाया करती थी, उसकी बड़ी बहन केसरी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही है इन्हें? क्यों वापस आई है? आवाज फिर से आई, वापस? हाँ हाँ हाँ, मैं तो कभी गई ही नहीं थी। घर के चारों तरफ से बस आवाज आ रही थी। आवाज किस तरफ से आ रही थी यह भी समझ नहीं आ रहा था। इस बारी आवाज थोड़ी गुस्से आई, तुम लोगों ने मुझे मारा है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पंडित जी बोले, हमने मारा है? पागल हो गई है क्या? वापस चली जा, इनको परेशान करना बंद कर। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़कर कमरे में उड़ाया। केसरी की आवाज दोबारा से आई, चला जा यहां से तू, वरना तू यहीं मारा जाएगा, वो भी बेमौत। इस बार आवाज में गुर्राहट थी। इतने में फिर से तेज आंधी चलने लगी, इतनी तेज कि सब कुछ आंखों से ओझल होने लगा।
उसमें एक ही आवाज आ रही थी, चले जाओ यहां से, तुम में से कोई नहीं बचेगा, चले जाओ, जिस तरह मैं तड़प तड़प कर मरी हूं तुम भी मरोगे। इतने में दरवाजा भी खुल गया। उस वक्त पंडित जी के पास भी कोई और रास्ता नहीं था। दोनों को वहां से लौटना पड़ा। उनके बाहर निकलते ही दरवाजा बिल्कुल बंद हो गया। बाहर मौसम बिल्कुल शांत था, कोई तूफान नहीं, कोई आंधी नहीं। संतरा सवाल भरी नजरों से पंडित जी की तरफ देख रही थी। उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर धागा दिया और कहा, इस बार तुम लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहना है। कोई तो कारण है जो यह वापस आई है। जब तक उस कारण का पता नहीं चलता है तुम लोग सावधान रहो, खास करके बच्चों को ज्यादा सावधानी से रखो। मैं इसका कोई बंदोबस्त करता हूं। इतना कहकर पंडित जी चले गए। संतरा वापस आ गई। डर के मारे उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। घर पहुंचते ही मालती ने उससे पूछा कि वहां क्या हुआ था, पर संतरा के शक्ल पर डर देखकर वह भी घबरा गई। अचानक से संतरा बेहोश हो गई। संतरा को तेज बुखार था। रात भर संतरा कुछ बुदबुदाने लगी। क्या बिगाड़ा है हमने? मेरे बच्चों को कुछ मत करना। क्या चाहती हो तुम? मालती भी रात भर अपनी मां के सिरहाने बैठी रही। उसे अपनी मां की हालत देखकर सब समझ आ चुका था। उसने अगले दिन ही वापस जाने का फैसला किया और दूसरी तरफ उसकी मां भी बीमार थी। उसे वह कैसे छोड़कर जाए, यह भी दुविधा थी। अगले दिन संतरा उठी तो उसको बुखार कम हो चुका था, पर उसकी शक्ल पर अजीब सी थकावट थी। ऐसा लग रहा था कि संतरा काफी दिनों से बीमार है। मालती ने कहा, आप ठीक हो मां? आप रात को बेहोश हो गई थी और आपको तेज बुखार भी था। संतरा ने कहा, मैं ठीक हूं, बच्चे कहाँ हैं? संतरा ने वही धागा निकालते हुए मालती को दिया और कहा, यह तुम तीनों अपने अपने हाथों में बांध लेना और कुछ भी हो इसे निकालना मत। दोपहर का समय था। मालती खाना बनाकर अपनी मां को बुलाने गई। मां, खाना बन गया है, आ जाओ। पर इतने में ही देखा कि उसकी मां अचेत अवस्था में बिस्तर पर सोई हुई है। वह जैसे ही उसको उठाने गई, मालती की तेज चीखने की आवाज आई। वह चिल्लाई हुई बोली, कौन हो तुम? संतरा बदली हुई आवाज में बोलती है, क्यों रे, इतनी जल्दी भूल गई? जल्दी ही याद आ जाऊंगी। इतना बोलकर संतरा और जोर से हंसने लगी और अचानक बेहोश हो गई। मालती ने उसको जाकर फिर से उठाया। मां उठो, क्या हो गया तुम्हें? और फफक कर रोने लगी। उसे रोता देख दोनों बच्चे भी रोने लगे। संतरा होश में तो आ जाती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। मालती इसको पूरी कहानी बताती है। संतरा इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो उठकर पानी तक नहीं ले पा रही थी। मालती ने पंडित जी को यह पूरी बात बताना सही समझा। वह दौड़ते हुए दोनों बच्चों के साथ मंदिर पहुंची। मंदिर पर पंडित जी नहीं थे तो वो वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगी। जैसे ही पंडित जी आए, उनके साथ एक और दूसरा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तन पर कपड़े नहीं थे और काफी बुजुर्ग था। मालती को खड़ा देख पंडित जी भी समझ चुके थे। उन्होंने जाते ही मालती को कहा, तुम्हारी परेशानी मैं जानता हूं बच्चे, चलो। मालती ने कहा, कहां पंडित जी? पंडित जी ने जवाब दिया, तुम्हारे घर, तुम्हारी मां को उस बुरी आत्मा के चंगुल से बचाने। मालती बिना सवाल किए पंडित जी के साथ चलने लगी और हां, वह बाबा भी उनके साथ ही आगे आगे चल रहे थे। ऐसा लग रहा था इतनी दूर से उन्होंने सब कुछ भांप लिया था। तीनों घर पहुंचते हैं। घर का दरवाजा लगा था। संतरा घर पर नहीं थी। सब सोच ही रहे थे कि संतरा कहां जा सकती है। सबकी सुई एक ही जगह पर जाकर टिक गई। वह केसरी का घर था। तीनों केसरी के दरवाजे पर खड़े थे। पिछली बार की तरह फिर से तेज आंधी आती है और गेट अपने आप खुल जाता है, लेकिन इस बार यह आंधी पूरे गांव में आई थी। पूरे गांव वाले लगभग इकट्ठा हो चुके थे। केसरी के घर से यह आंधी को उठता देख सबकी सिट्टी पिट्टी गुम थी। अचानक से दरवाजा खुलता है और अंदर से संतरा निकल कर आती है। संतरा के बाल खुले हुए थे और उसने बिल्कुल वैसे ही साड़ी पहनी थी जैसी केसरी पहना करती थी। वह आकर अपने दरवाजे पर बैठ गई। पूरा गांव यह सब देखकर सन्न रह गया। मालती भी यह सब देखकर रोने लगी। उसे इस बात का डर था कि कहीं वह अपनी मां को न खो बैठी। बड़े बाबा ने उससे पूछा, कौन है तू? क्यों आई है यहां? वो बोली, मैं आई हूं अपनी मौत का बदला लेने। बाबा बोले,
इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों परेशान कर रही है इसे? उसने जवाब दिया, मैंने कभी परेशान नहीं किया, बल्कि तुम लोगों ने मिलकर मुझे मारा है। बाबा ने कहा, किसी ने तुझे नहीं मारा, तू यह दुनिया छोड़कर चली जा, इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। उसने जवाब दिया, मुझे मारा है, इसने मारा है और इसने भी मारा है, सबने मिलकर मारा है। इतना बोलते बोलते उसने पहले अवनी फिर संतरा की तरफ उंगली उठाई और तेज गुर्राने लगी। बाबा बोले, ठीक से बता, क्या चाहती है? वो बोली, तुम लोगों ने मेरी पूजा भंग की थी, मुझे पुलिस में भिजवा दिया, इसी कारण मेरी मौत हो गई। इस बच्चे की बलि देकर मैं फिर से जवान हो जाती, लेकिन तुम लोगों ने पूजा पूरी नहीं होने दी। मेरी लाश 8 महीनों से पड़ी रही, तुम में से कोई देखने नहीं आया। इतना कहकर संतरा झूठ मूठ के आंसू बहाने लगी, फिर अचानक से हंसने लगी। पर अब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम सब मरोगे। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। 8 महीने से मरी पड़ी थी, हर जगह यही बात फैल गई। पर हमने तो इसे कुछ दिनों पहले ही देखा था, मैंने भी इसे कुछ महीनों पहले देखा था। 8 महीने पहले कैसे मर सकती है? उधर मालती भी सोच में पड़ गई, पर क्योंकि वह यहाँ नहीं थी इसलिए उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। पूरा गांव यही सोच रहा था कि अगर केसरी 8 महीने पहले मर चुकी थी तो फिर वह कौन थी जिसे उन लोगों ने देखा था। इतना कहते कहते संतरा बेहोश हो जाती है और तूफान बिल्कुल शांत जाता है। मालती रोते रोते अपनी माँ को उठाती है। संतरा को कुछ भी याद नहीं था वो वहां कैसे आई, या फिर उस वक्त जो कुछ भी हुआ कुछ याद नहीं। उसे फिर से बुखार हो चुका था। पंडित जी यह सब अपने मन में सोच रहे थे, यानी इसकी आत्मा 8 महीनों से कैद थी। ये उस घेरे की वजह से होगा, जरूर किसी ने उस घेरे को लांघने की कोशिश की होगी। पंडित जी ने वहीं पर गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने इतने दिनों से जिसको देखा था वह केसरी नहीं, उसकी आत्मा थी। इतने दिनों से कुछ नहीं कर रही थी क्योंकि वह उस घेरे में थी। किसने घेरा लांघा था? जिसने भी घेरा लांघा था उसी ने उसको आजाद करवाया है। भीड़ में से एक आवाज आई, मुरारी जी, प्रेमचंद जी और इनकी टोली गई थी पता करने के लिए। भीड़ में से ही दूसरी आवाज आई, पर मुरारी जी का तो कुछ दिनों पहले ही स्वर्गवास हो गया। धीरे धीरे पता चला कि जितने भी लोग उस घेरे को लांघ के गए थे उनकी या तो मौत हो गई है या फिर उन्हें लकवा मार दिया है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। पूरा गांव अपने अपने घर में दुबक के बैठ चुका था। मालती के सामने उसकी मां थी और उसके बच्चे। वह दोनों में से किसी को भी खोना नहीं चाहती थी। उसने इसी डर के कारण अपने पति और अपने ससुराल वालों को कुछ भी नहीं बताया। उनके वापस बुलाने पर वह संतरा की तबीयत का बहाना करके रुक जाती थी। उस घटना के बाद पंडित जी ने संतरा को एक कमरे में बंद कर दिया था। मालती को उस कमरे को खोलने की इजाजत नहीं थी। पंडित जी ने 2 दिन बाद का पूजा का समय बताया था। उसके पहले अगर संतरा को बाहर छोड़ा जाता तो वह कुछ भी कर सकती थी। मालती ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी खाना भी नहीं दे सकती क्या? ऐसे तो उन्हें कुछ हो भी सकता है, वैसे ही कमजोर है। पंडित जी ने आंख बंद करते हुए रुद्राक्ष की माला को फेरते हुए कहा, मैं समझ रहा हूं और यह तुम्हारे और पूरे गांव वालों के लिए उचित है, अन्यथा यह बहुत घातक साबित हो सकती है। मालती ने कहा, पूजा कल क्यों नहीं हो सकती पंडित जी? पंडित ने कहा, परसों पूर्णिमा है, उस दिन पूजा करेंगे। पंडित जी ने फिर से मालती और दोनों बच्चों को एक ताबीज देते हुए उसे न उतारने का कहकर चले गए। मालती अपनी मां की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी। उस दिन तो वह चुपचाप सो गई, पर अगले दिन उससे रहा नहीं गया। उसने दरवाजे के बाहर से ही पूछा, मां कैसी हो? अंदर से संतरा की दबी हुई आवाज आई, आ बेटा, मुझे क्यों बंद किया है? मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लगी है। उसकी आवाज में उसकी कमजोरी साफ दिख रही थी। संतरा कमरे से आवाज लगा रही थी, कुछ खाने को दे दे बेटा, बड़ी भूख लग रही है। अरे गेट क्यों बंद करके रखा है? मुझे कमरे में क्यों बंद किया है? मालती को अपनी मां की हालत पर बहुत दुख हो रहा था। उसे लगता कि वह एक बार दरवाजा खोलकर उसे खाने को कुछ दे दे और उसे पंडित जी की बात याद आ जाती। उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो दरवाजा नहीं खोलना।
मालती ने बाहर से ही जवाब दिया। हाँ माँ, वह बाहर। तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए तुझे अंदर बंद रखा है। जब तू ठीक हो जाएगी तो यह दरवाजा खोल दिया जाएगा। उधर से आवाज आई, दरवाजा खोलना बेटा, दरवाजा खोल दे, खोल दरवाजा, मैं कहती हूं खोल, मुझे कैद कर रखेगी। संतरा की आवाज निढाल से बिल्कुल तेज हो गई। वह बिल्कुल जोर जोर से चीखने लगी। वह संतरा जिसमें अभी तक बोलने की हिम्मत नहीं थी, वह चिल्ला रही है, दरवाजा पीट रही है। मालती ने कहा, माँ क्या हुआ माँ? मालती को ऐसा लगा कि वह संतरा को कुछ नुकसान न कर दे। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर अपना सर जोर जोर से दीवार पर पटक रही है। मालती दरवाजा खोलने वाली थी कि उसे फिर से पंडित जी की बातें याद आने लगी। एक तरफ उसकी माँ थी जिसने उसे जन्म दिया था, और दूसरी तरफ उसकी बेटी जिसको उसने जन्म दिया था। मालती बड़े कशमकश में थी। उधर से आवाज आ रही थी, दरवाजा खोल, मुझे वह छुटकी चाहिए। सिर्फ वही मुझे वापस जिंदा कर सकती है। मुझे इस दुनिया में वापस आना है, तुम लोगों को बर्बाद करने। मालती कमरे के बाहर बच्चों को गले से लगाए रोए जा रही थी। इतने में सभी आवाज शांत हो जाती है। मालती दौड़कर कमरे के पास जाती है और कान लगाकर अंदर की चीजें महसूस करने की कोशिश करती है। इतने में वह देखती है कि हंसित अचानक से रोने लगता है, जैसा उसने कुछ देख लिया। वहीं खड़ी अवनी उसे घूरे जा रही थी, पर मालती उस वक्त ये सब चीज नहीं देख रही थी। उसका ध्यान अपनी मां पर था। इतने में मालती देखती है कि अवनी घुटनों के बल आती है, घुटनों के बल चलने लगती है और हंसित की तरफ बढ़ रही थी। मालती बस ये ही समझ रही थी कि वह अपने भाई को हंसाना चाह रही है, लेकिन इतने में ही अवनी बड़ी तीखी हंसी हंसती है और जोर से जाकर हंसित के एक थप्पड़ लगाती है। हंसित दूर से फेंका जाता है। हंसित बेहोश हो जाता है। मालती अचानक ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा पाई। इतनी छोटी बच्ची इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है कि एक थप्पड़ से हंसित बेहोश हो जाए। मालती दौड़कर जाकर हंसित को गोद में उठाती है। हंसित के नाक से खून निकल रहा था। मालती घबरा जाती है। वह अवनी की तरफ चिल्लाने वाली होती है कि वह देखती है कि अवनी प्लेट में रखा खाना बड़े आदमी की तरह खा रही है। बड़े बड़े कोड़, चटनी से लेकर दाल चावल सब मिलाकर। मालती ये सब देखकर समझ नहीं पाई कि वो अब उसे क्या करना चाहिए। वह इतना तो जान चुकी थी कि यह अवनी नहीं है, पर जिस बात का उसे डर था वही हुआ। मन में सोच रही थी कि मैंने इसे ताबीज तो पहनाया था। इतने में ही अवनी ने दूसरी आवाज में बात करना शुरू किया, ये ले, इसी से बचाने चली थी ना तू? वो बेवकूफ पंडित, वह क्या कर लेगा मेरा? मालती जोर जोर से रोने लगी। क्या चाहती हो तुम? क्या बिगाड़ा है मेरी बच्ची ने तुम्हारा? तुम मेरी जान ले लो, लेकिन इसे छोड़ दो। अवनी तेज आवाज में बोली, हट, तेरी जान लेकर अब क्या करूंगी मैं? जब जरूरत थी तब तो भाग गई थी, अब तो यही मुझे वापस इस दुनिया में लाएगी। कब से इंतजार था तेरा। अगर उस दिन मेरा पूजा सफल हो जाता, आज मैं तुम लोगों के बीच होती, पर अब भी देर नहीं हुई है। अभी अमावस की रात आने में समय है। लगा ले जितना जोर लगाना है, पर तू मुझे नहीं हरा सकती। इतना कहते कहते अवनी बेहोश हो गई। मालती दबे पांव अवनी के करीब जाती है। अवनी बेहोश थी। उधर हंसित बेहोश हो गया था। मालती दोनों को लेकर अस्पताल भागती है। अस्पताल वाले यह सब देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई पुलिस केस है। बच्चे के नाक से खून निकल रहा है, दूसरे बच्ची भी बेहोश है। वजह पूछने पर मालती ने बताया कि दोनों खेलते खेलते गिर गए। डॉक्टर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा जरूर यह कोई और मामला है। जब तक एक डॉक्टर दोनों बच्चों का इलाज कर रहा था, तब तक दूसरे डॉक्टर ने पीछे से जाकर पुलिस में यह बात बता दी। इलाज के बाद अवनी को तो होश आ गया और हंसित उसकी तबीयत ज्यादा खराब थी। उसे आईसीयू में रखा गया। मालती बहुत लाचार महसूस कर रही थी। न वो अपने पति को बता सकती थी और न ही उसकी मां कुछ मदद करने के लायक थी। अब तो उसके आंसू भी सूख गए थे। वह बेजान सी अस्पताल की कुर्सियों पर बैठी थी। इधर मालती अपने दोनों बच्चों के साथ अस्पताल में थी। भगवान से मन ही मन शिकवा कर रही थी कि उसके बच्चे को आखिर किस बात की सजा मिल रही है, और प्रार्थना भी कर रही थी कि उसके दोनों बच्चे और मां सही सलामत रहे।
उधर पूरे गांव में बूढ़ी दाई का खौफ फिर से छा गया था। लोग अपने अपने घरों में दुबक कर बैठे थे। मालती अपनी मां को उस कमरे में बंद करके ही अस्पताल आ गई थी, लेकिन गांव वालों ने एक बार भी पलटकर उधर आना सही नहीं समझा। मालती बेचारी अकेली हो चुकी थी। न ही वह अपने ससुराल में किसी को बता सकती थी, न ही अपने पति से कुछ कह सकती थी। मालती अपने होशो हवास में नहीं थी। वह हॉस्पिटल के चेयर पर निढाल होकर बैठी थी। बैठे बैठे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसकी नींद तब खुली जब उसे सुनाई दे रहा था कि दो लोग कुछ बातें कर रहे हैं। शायद यह बातें उसके बारे में ही हो रही हैं। हाँ, वही तो लाया हूं। क्या बताया इसने कौन लगती है यह बच्चों की? कह तो रही थी कि यह दोनों की मां है, पर बच्चों की हालत देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। क्या हुआ था बच्चों को? एक तो बेहोश था, लगभग 1 साल का होगा। उसके नाक से खून भी बह रहा था और दूसरी बच्ची के भी हाथ में कुछ खरोच के निशान थे। उठाओ इन्हें, उठो उठो। अचानक एक आवाज आई। मालती ने जैसे ही आंख खोली, उसके सामने एक औरत, नहीं, एक कांस्टेबल खड़ी थी। जब मालती ने होश संभालते हुए आसपास देखा तो आसपास पुलिस की टीम खड़ी थी, डॉक्टर भी खड़े थे। सब मालती को ऐसे देखे जा रहे थे जैसे वह उसी के उठने का इंतजार कर रहे हों। एक बार को मालती का दिल बैठ गया। मालती अपने मन में बुदबुदाती है। उसे लगा कहीं उसके बच्चों को कुछ हो तो नहीं गया, या फिर घर पर उसकी मां को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। कांस्टेबल ने मालती को झकझोरते हुए कहा, क्या नहीं हुआ होगा? उठो, अब साहब को कुछ पूछना है तुमसे। मालती ने सबसे पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर मेरे बच्चे ठीक तो है ना? डॉक्टर ने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर यह साहब को कुछ पूछताछ करनी है तुमसे। मालती ने हैरान होते हुए पूछा, मुझसे क्या पूछताछ करनी है? एक लंबे चौड़े कद के इंस्पेक्टर ने बड़े रूखे अंदाज में मालती को बोला, अब यह भी आप ही हमसे पूछेंगी। पूछताछ आप करने आए हैं या हम? मालती ने कहा, जी पूछिए। इंस्पेक्टर बोले, ये बच्चे आपके हैं? मालती बोली, जी, ये दोनों जुड़वा है। इंस्पेक्टर बोले, क्या हुआ है इन्हें? मालती कहती है, दरअसल खेलते खेलते मेरा बेटा बेड पर से गिर गया था। इंस्पेक्टर पूछते हैं, और बेटी? मालती ने जवाब दिया, बच्चे हैं, खेलने के चक्कर में खरोच लगा लिया उसने भी, गिरती पड़ती रहती है। इंस्पेक्टर सवाल करते हैं, इसके पिता कहाँ हैं? मालती बोली, वह बाहर रहते हैं, मैं यहां अपनी मां के साथ हूं, कुछ दिन पहले ही रहने आई हूं। इंस्पेक्टर पूछते हैं, आपकी मां का घर कहां है? मालती ने जैसे ही अपने मां का घर बताया, पुलिस ने तुरंत उसे उसके साथ घर चलने को कहा। मालती ने पूछा, पर इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है? इंस्पेक्टर ने कहा, यह तो घर चलकर पता चलेगा। पुलिस ने लेडी कांस्टेबल को इशारा करते हुए कहा कि मालती को लेकर आए। मालती भी चुपचाप अपने बच्चों को वही हॉस्पिटल में छोड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही उसके घर के सामने रुकी, आसपास के सारे गांव वाले अपने खिड़कियों से झांकने लगे। पुलिस की गाड़ी को देखकर हैरान थे। इतने में पुलिस मालती को गाड़ी से नीचे उतरने को कहती है। इंस्पेक्टर ने पूछा, आपकी मां यही रहती है? मालती ने हाँ में जवाब दिया तो इंस्पेक्टर ने अंदर चलने को कहा। मालती थोड़ा खबर गई और बोली, अंदर? मगर क्यों? इंस्पेक्टर ने अपने तल्ख लहजे में कहा, अपनी मां को बुलाइए, चलिए अंदर। अचानक मालती को याद आता है कि मां तो कमरे में बंद है, उन्हें बाहर भी नहीं निकाल सकती। तो मालती ने कहा, नहीं, मां की तबीयत खराब है, वह किसी से नहीं मिल सकती। इंस्पेक्टर ने कहा, आप हमें मिलवा रही हैं या हमें जबरदस्ती करनी होगी? मालती चुप रही। इंस्पेक्टर ने इशारा देते हुए मालती को पकड़ने का कहा और खुद हवलदार के साथ अंदर चले गए। अंदर हर जगह देखा पर कोई था नहीं, थोड़ा बहुत सामान बिखरा पड़ा था। जब पुलिस को कोई नहीं मिला तब वह वापस लौटने लगी। इतने में उसे उस बंद कमरे से आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल दे। यह आवाज काफी कमजोर थी, किसी बूढ़ी की आवाज थी। पुलिस ने तुरंत हवलदार को कमरे का दरवाजा खोलने का कहा। दरवाजा खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए। कमरे के अंदर एक पतली सी बूढ़ी औरत थी जिसकी शायद तबीयत खराब थी। वह कमरे में बंद थी।
उसने गेट खोलते ही कहा, पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है, कमरे में बंद रखा है मुझे। पुलिस ने हवलदार को पानी पिलाने का इशारा किया और पूछा, अम्मा आपको किसने बंद किया है कमरे में? तो वो बोली, पता नहीं, कोई कमरा ही नहीं खोल रहा। मैंने बोला अपनी बेटी को, पर उसने भी नहीं खोला। कहाँ है वह? अम्मा ने पानी का पूरा एक गिलास एक घूंट में खत्म कर दिया और बिना सांस लिए यह बात भी कह दी। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। इंस्पेक्टर ने बाहर आकर मालती से कहा, आपने उन्हें अंदर बंद क्यों कर रखा है? कोई जवाब है आपके पास? मालती ने जैसे ही सुना कि पुलिस ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया है, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह फूटकर रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुले तो वह बिस्तर पर थी, लेकिन उसके आसपास पुलिस और कांस्टेबल उसे घेरे बैठे थे। जैसे ही वह उठी, उसने रोना शुरू कर दिया। आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था, पुलिस ने सख्ती से कहा। क्यों नहीं खोलना चाहिए था? ताकि तेरे कारनामे का किसी को पता नहीं चल सके। अपनी मां को कमरे में बंद करके अपने बच्चों के साथ पता नहीं क्या किया तुमने, और हमारे साथ झूठे आंसू बहा रही हो। मालती बोली, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेंगी वो। मालती बस रोए जा रही थी। उस महिला कांस्टेबल ने उससे पूछा, कौन नहीं छोड़ेगी? तू मां है या दुश्मन? अपने बच्चे के साथ कौन ऐसा करता है? मालती कहने लगी, मेरे बच्चों को ले आओ, प्लीज मेरे बच्चों को ले आओ। मालती उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। वहीं से एक महिला इंस्पेक्टर ने आवाज दी, मैडम पहले आप सवाल का जवाब दो, वरना हमें जवाब निकलवाने अच्छे से आते हैं। उस महिला पुलिस ने बाकी सबको बाहर जाने का कहा। मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं निकलवा लूंगा इससे। कौन सा साजिश कर रही है? सभी के बाहर जाते ही वह महिला पुलिस कुर्सी पर आकर बिल्कुल मालती के पास बैठ गई और बोली, हाँ दीदी, अब बताओ माजरा के है। मालती बोली, क्या माजरा? क्या बताऊं मैं आपको? बच्चों को बचा लो बस, वरना मैं भी मर जाऊंगी। मालती उनसे भीख मांग रही थी। वो महिला पुलिस बोली, अबे चुप कर, मर जाऊंगी बड़ी आई, बच्चों को मारने। उस समय ना सूझी तन्ने अपनी मां को कमरों में बंद किए रही, तब ना समझ आई। अब झूठे आंसू बहा रही हो। चल यह सब छोड़, अच्छा नाटक कर लिया तूने, अब बता तेरा प्लान क्या है? मालती ने झल्लाते हुए कहा, क्या प्लान होगा मेरा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ कर क्यों रहे हैं। महिला पुलिस बोली, अबे इसे तो ज्यादा गर्मी चढ़ी है, चलो उतारती हूं तेरी गर्मी। उसने कांस्टेबल को आवाज लगाई, ले चल इसे थाने, वहीं जुबान खोलेगी अपनी, यहां तो ऐसे समझ नहीं आ रही। मालती ने कहा, थाने? पर मैंने किया क्या है? ऐसे कैसे आप मुझे जेल में ले जा सकते हैं? पुलिस बोली, ले जा भी सकते हैं और ले जाएंगे भी, चल इसे। मालती को थाने ले जाया गया। इस बात की खबर पूरे गांव को लग गई। मालती पूरे रास्ते गिड़गिड़ाते रही, अपनी कहानी सुनाती रही, पर किसी ने नहीं सुनी। अब घर पर संतरा और दोनों बच्चे अकेले थे। पंडित जी को भी ये बात पता चली। गांव के लोग तो संतरा के घर जाने से डरते थे, पर सबको बच्चों की फिक्र भी थी। पंडित जी ने अपने से बड़े पंडित तक इस बात का संदेश पहुंचाया। उन्हें भी दूसरे जिले से आने में समय लगता। तब तक पंडित ने खुद ही कुछ उपाय करने की सोची। पंडित जी संतरा के घर गए। उस दिन तो संतरा बिल्कुल ठीक लगी। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, पंडित जी मैं अकेले क्या करूं, कैसे छुड़ाऊं अपनी बच्ची को? पंडित जी ने कहा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ इंतजाम करता हूं, लेकिन तब तक यहां तुझे सतर्क रहना होगा। पंडित जी ने केसरी के घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो जल्द ही आएगी, वो क्यों शांत बैठी है? जरूर ये उसकी कोई नई चाल है। जब तक बड़े पंडित जी नहीं आते तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ध्यान रहे, इस रेखा से बाहर मत निकलना, भूल कर भी नहीं। पंडित जी ने उसके घर के बाहर राख से एक लकीर खींच दी। मैं फिलहाल इतना ही कर सकता हूं, बाकी भगवान सब भला करे। इतना बोलकर पंडित जी निकल गए। उधर थाने में मालती को पुलिस ने अपने पति को फोन करने को कहा तो उसने मना कर दिया। पुलिस वालों का शक और गहराता गया। इधर संतरा के घर कुछ न कुछ छोटी बड़ी हरकतें होती रहती। कभी उसे खुद केसरी दिखने लगती, कभी उसे सपने में केसरी आकर कहती, बचा ले जितना बचा सकती है, बस कुछ दिन और।
इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। संतरा किसी तरह डर के साए में जी रही थी। मन में बड़े पंडित जी के आने का इंतजार करती, कोशिश करती मालती को छुड़वाने की, तो भी कैसे। न कोई गांव वाला मदद के लिए आगे आ रहा था, न वो खुद बच्चों की जान खतरे में डाल सकती थी। उसने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। अगली सुबह गांव में बहुत हलचल मची थी। संतरा भी अपनी खिड़की से देखने गई कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही उसने पर्दा उठाया, उसने देखा कि कुछ गांव वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे। संतरा बाहर तो निकल नहीं सकती थी। उसने दूर से ही समझने की कोशिश की। थोड़ी देर में उसे समझ आ गया कि बगल के घर में किसी की मौत हुई है, पर किसकी? संतरा ये सोच ही रही थी कि उसी घर की एक औरत रोते रोते आई और बोलने लगी, दीदी, बूढ़ी दाई ने मेरी बच्ची को मार डाला, खा गई मेरी सुमन को। संतरा ये सुनकर बिल्कुल सकते में आ गई। संतरा ने घबराकर पूछा, सुमन को क्या हुआ? वो औरत रोते हुए बोली, बूढ़ी दाई ले गई उसे। हम सब उसे ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिली। आज उसकी लाश मिली। बड़ी बेरहमी से मारा है उसे। ऐसा लग रहा उसके शरीर से सारा खून चूस लिया उस चुड़ैल ने। वो औरत फफक फफक कर रो रही थी। संतरा उसे सांत्वना देती है, लेकिन इतने में वो संतरा पर ही बरस पड़ती है। और तुम्हें पता है इन सब का जिम्मेदार कौन है? संतरा उसे चुपचाप देखी जा रही थी, जैसे उसने अपने मन में ही ये बात कबूल ली थी जो वो औरत कहना चाहती थी। वो औरत बोली, तुम हो इन सब की वजह, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो औरत इस गांव में रही। हर बार उसकी जादू टोने वाली बात पर तुमने पर्दा डाला। आज देखो, तुम तो अंदर मजे से हो और भुगत हम रहे हैं। संतरा अपराध बोध महसूस कर रही थी, पर वो कैसे बताती उस पर क्या गुजर रही है। मैं मजे में हूं, तुम्हें दिख नहीं रही मेरी हालत? मेरी बेटी जेल में है और मैं उसे छुड़ा भी नहीं पा रही। इससे लाचार और कौन हो सकता है? वो औरत बोले जा रही थी, तुमने अच्छा नहीं किया संतरा, तुमने अच्छा नहीं किया। इतना बोलकर वो औरत रोते रोते वापस चली गई। वो अंदर चली गई। वो कोशिश में लगी थी कि कैसे वो मालती को छुड़ा के लाए। ये सोच ही रही थी कि उसकी नजर केसरी के घर की तरफ गई। वो उसके घर को गुस्से भरी नजरों से देखने लगी और सोचने लगी, ठीक ही तो कह रही थी वो, सब मेरी वजह से हुआ है। इतना सोचते सोचते उसे अचानक छत पर केसरी की झलक दिखी और वो तुरंत गायब हो गई। संतरा हैरान रह गई। ये केसरी नहीं हो सकती, पर यह केसरी ही थी। संतरा ने देखा, केसरी पहले से कम बूढ़ी दिख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने में पुलिस वालों ने आकर पूरा माजरा समझा और मालती को चेतावनी देकर छोड़ दिया। संतरा के जान में जान आई। अब घर में संतरा, मालती और दोनों बच्चे बंद थे। रात में जब सब खा पी कर सोने गए तो संतरा के सपने में केसरी आई। कैसा लग रहा तुझे कैद होकर? केसरी सपने में भी वैसी ही दिख रही थी जैसी उसकी झलक देखी थी। वो बोल रही थी, मुझे कैद किया था ना तूने, मुझे चुड़ैल बनाकर खाने को मोहताज कर दिया था। अब देख मैं आजाद हूं और तू कैद है। तू मेरा कुछ नहीं बिगड़ा सकती। अब मैं जल्दी आऊंगी अवनी को ले जाने। केसरी संतरा के सपने में भी जोर जोर से हंस रही थी। हंसी इतनी तेज थी कि संतरा के सच में कान फट रहे थे। वो नींद से उठ जाती है, फिर भी काफी देर तक उसे वो हंसी सुनाई दे रही थी। अगली सुबह भी रोज की तरह नीरस सा लग रहा था। बस अवनी ही थी जो दिल बहला देती थी अपनी बातों से। हंसित भी अब कुछ कुछ बोलने लगा था। अगले दिन भी अचानक गांव में हलचल सी हो गई। संतरा फिर से अपने घर के अंदर से सब कुछ देख रही थी। इतने में एक बच्चा आता दिखाई दिया। संतरा ने पूछ ही लिया, क्या हुआ है, कोई बात है क्या? वो बच्चा बोला, अरे क्या बताऊं अम्मा, वो बड़ी ताई की पोती मर गई। सब कह रहे बूढ़ी दाई ले गई थी उसे भी, सुमन की तरह। इतना बोलकर बच्चा वहां से चला गया। संतरा के सर से पानी ऊपर जा रहा था। उसे अब सच में ऐसा लगने लगा कि ये सब उसकी वजह से हो रहा और अब उसे ही ये सब खत्म करना पड़ेगा। लेकिन कैसे करेगी वो ये सब? ये सोचते सोचते वो घर के अंदर आने लगी। तभी उसे वो गुड़िया दिखी जिससे अवनी खेला करती थी। उसने वो गुड़िया उठाई और मालती से माचिस मंगवाकर गुस्से में वो गुड़िया जला दी। जैसे ही उसमें आग लगी, अचानक से पूरे आसमान में काले बादल छा गए। केसरी के घर से तेज चिल्लाने की आवाज आने लगी।
आवाज इतनी तेज कि पूरा गांव डर के घर में छिप गया। संतरा भी दरवाजा बंद करके अंदर चली गई, लेकिन तूफान आया, बहुत ही तेज तूफान। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सब शांत हुआ तो मालती समझ गई कि ये उस गुड़िया को जलाने से हुआ है। उसने बाहर जाकर देखा तो वो गुड़िया में लगी आग बुझ चुकी थी। वो अंदर आई और संतरा को पूरी बात बताई। उसी दौरान पंडित जी ने किसी शिष्य के द्वारा कुछ और ताबीज और एक संदेश भिजवाया, जिसमें लिखा था कि संयम रखना, समय लगेगा, पर हार मत मानना। संतरा थोड़ी निराश हो गई। पूरा दिन अब डर के साए में गुजरता। मालती के ससुराल वाले उसे लगातार फोन कर वापस बुला रहे थे, पर वो बहाना बनाकर मना कर देती। उसके पति को भी शक हुआ। उसने पूछा, सब ठीक है ना मालती? मालती ने जवाब दिया, हाँ क्या होगा, सब ठीक तो है। मालती ज्यादा झूठ नहीं बोल पाई और रुआंसी आवाज में बाय बोलकर फोन रख दिया। इधर संतरा को फिर से केसरी की झलक दिखी, लेकिन इस बार वो अधजली थी और वो गुस्से में थी। वो छवि अब मालती को भी कभी भी दिखती थी। उसी रात को मालती के सपने में भी केसरी आई। वो अधजली दिख रही थी और बोली, तुम दोनों माँ बेटी मानोगे नहीं, और जोर जोर से चिल्लाने लगी जैसे वो तड़प रही हो। मालती नींद से उठ जाती है। अचानक उसकी नजर अवनी पर पड़ती है और देखती है कि अवनी के हाथ में भी जलने का निशान था। वो घबरा जाती है। वो जल्दी संतरा को बुलाकर लाती है और अपने सपने के बारे में बताती है। अगले दिन फिर वही हलचल। संतरा मन में मान रही थी कि अब की बार कुछ ऐसा वैसा ना हो, लेकिन इस बार बात और ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस बार पड़ोस के घर से एक नहीं, दो जनाजे निकले। संतरा ये देखकर अपने आपे से बाहर हो गई। संतरा ने आप देखा न ताव सीधे केसरी के घर चली गई। दरवाजे पर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे डरपोक, बच्चों की जान लेकर क्या साबित करना चाहती है? हिम्मत है तो बाहर आकर सामना कर। मैं खड़ी हूं तेरे सामने, ले ले अपना बदला और खत्म कर इस किस्से को। दरवाजा खोल, बाहर निकल चुड़ैल। संतरा ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। तभी दरवाजा खुलता है। संतरा गुस्से में अंदर चली गई। दरवाजा बंद हो गया। काफी देर होने के बाद भी संतरा बाहर नहीं निकली तो मालती परेशान हो गई। ये बात पंडित जी तक भी पहुंची। पंडित जी ने सारा पूजन का सामान लिया और केसरी के घर की तरफ निकल गए। पंडित जी ने घर को देखते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मालती को रुकने का इशारा देकर मंत्र पढ़ते रहे। अचानक रुककर बोले, तुम लोगों ने उसकी किसी प्यारी चीज का नुकसान किया है जिससे वो गुस्से में है। मालती ने बताया, प्यारी चीज? हाँ, वो गुड़िया जिससे अक्सर अवनी खेला करती थी, वो शायद केसरी अम्मा की थी। उसे मां ने कल गुस्से में जला दिया था। पंडित जी ने आंखें बंद करते हुए ध्यान में कहा, वो गुड़िया कोई मामूली गुड़िया नहीं थी, यानी उसकी जान उसकी चीजों में बसती है। उस दिन वो गुड़िया नहीं बल्कि वो दुष्ट आत्म जल रही थी और वो हर दिन एक बच्ची को मारकर उसकी उम्र ले रही है। लेकिन अपने जले हुए शरीर के लिए उसने 2 बच्चियों को मारा है। तुम लोग उसे जो भी नुकसान पहुंचाओगे वो उसका बदला बच्चियों को मार के लेगी। मालती ने चिंता में कहा, मां को भी? पंडित जी बोले, नहीं, संतरा की उम्र ढल चुकी है, वो उसके किसी काम की नहीं, पर उसके साथ अंदर क्या हुआ है इसका पता लगाना पड़ेगा। पंडित जी ने दरवाजे के पास जाकर दोनों तरफ से धागा बांध दिया और मंत्र पढ़ने लगे। इतने में दरवाजा खुला और संतरा बाल बिखरे हुए चिल्लाती हुई बाहर आई। उसने बदली आवाज में गाली देना शुरू किया। फिर उसने बुदबुदाते हुए इधर उधर देखा और कहा, तू रोकने आया है मुझे, नहीं मानेगा तू। इतने में ही उसने आंखों को ऊपर उठाया और पंडित जी भी हवा में उड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें गले से पकड़कर ऊपर उठा रहा हो। पंडित जी छटपटा रहे थे। उनके हाथ से उनकी कुंडली और रुद्राक्ष दोनों ही छूटकर नीचे गिर गए। भीड़ इकट्ठा हो गई, पर कोई कर भी क्या सकता था, किसी को समझ नहीं आ रहा था। पंडित जी के एक शिष्य ने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उसे भी संतरा ने नजरों से ही दूर फेंक दिया। ये देखकर सब डर गए। इतने में मालती बेहोश हो गई। संतरा ने पंडित जी को नीचे पटक दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सभी गांव वाले दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचे। उनकी सांसें चल रही थी पर उनका चेहरा नीला पड़ चुका था। सभी पंडित जी को अस्पताल लेकर गए।
उधर बेहोश पड़ी मालती को भी सभी ने उठाने के लिए पानी के छींटे दिए। इतने में ही मालती के दरवाजे पर एक कार आकर रुक गई। मालती भी तब तक कुछ कुछ होश में आ चुकी थी। उसकी आंखें जैसे ही खुली, उसने देखा कि उसका पति विनोद उसके सामने खड़ा है। विनोद ने कहा, मालती, ये क्या हुआ तुम्हें? तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसने मालती को तुरंत अपने गले से लगा लिया। मालती ने रोते रोते कहा, मैं डर गई थी, लेकिन मां, मैं उन्हें कैसे बचाऊंगी? विनोद ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो आज इसकी नौबत ही नहीं आती। मालती ने संदेह भरे भाव से देखा। नौबत नहीं आती मतलब क्या करने वाले हो तुम? विनोद ने कहा, सब ठीक हो जाएगा और मां को भी कुछ नहीं होगा। तुम फिलहाल आराम करो, यह सारी बातें बाद में होगी। अभी मुझे जरूरी काम से जाना है। और वह मालती को घर के अंदर लेकर चला गया। दोनों बच्चों से मिलकर विनोद काफी खुश था, पर वह देख रहा था कि हंसित कुछ ज्यादा ही गुमसुम हो गया है और अवनी तो पहले के जैसे ही हंसती खेलती चुलबुली सी थी। उसने अपने पापा को भी अपने दोस्त की कहानियां बताना शुरू कर दी। वह समझ रहा था कि यह वह कोई और दोस्त नहीं बल्कि वो केसरी है। मालती ने उससे काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन विनोद ने कुछ भी नहीं बताया कि वह क्या करने जा रहा है। पता नहीं क्यों, पर मालती अब बहुत संतुष्ट थी। उसे महसूस हो रहा था कि शायद उसे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। न जाने क्यों उसके आने से ही मालती को बहुत तसल्ली मिल रही थी। उसे मन ही मन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा। दरअसल जब मालती ने विनोद को यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में नहीं बताया था, तभी उसे शक हो गया था। मालती की बातों में घबराहट से उसे लग गया था कि जरूर कुछ अनहोनी हो रही है। वह उस समय तो खुद गांव नहीं आ सकता था, इसलिए उसने किसी और के जरिए पता लगाया कि आखिर वहां चल क्या रहा था। उसे शक था कि हो ना हो यह बात केसरी से जुड़ी हुई है, क्योंकि वह इन सब बातों में विश्वास रखता था। तंत्र मंत्र, सिद्ध, काला जादू, इन सब बातों में ज्यादा नहीं, पर यकीन जरूर था। इसलिए जैसे ही उसे इन सब का पता चला, वह अपने बाबा के पास पहुंच गया। उसने अपने घर वालों को बिना बताए बाबा को कहानी बताई, पर कहानी के आधे में ही बाबा ने उसे पूरा कर दिया। और इतना ही नहीं, उस समय वहां जो घटित हो रहा था उसे भी बता दिया। वह बाबा इन सब विपदाओं को भगाने के लिए ही जाने जाते थे, इसलिए समय गंवाए बिना वह तुरंत उसके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उनकी एक शर्त रखी थी। मालती को अंदर सुलाकर वापस विनोद उसी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। 2 दिनों बाद पूर्णिमा की रात थी। इस बीच मालती बस इसी चिंता में रही कि उसका पति चाहता क्या है, इस हालत में उसे छोड़कर कैसे जा सकता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि पंडित जी नहीं रहे। अस्पताल में तो उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन अचानक दम घुटने से उनकी मौत हो गई। किसी के लिए यह जान पाना इतना मुश्किल नहीं था कि उनकी मौत क्यों हुई है। वह अपने मकसद में कामयाब हो गई। उसने कहा था वह मार डालेगी पंडित जी को, और उसने कर दिया। मतलब वह कुछ भी कर सकती है। अब हम में से भी कोई नहीं बचेगा। मालती मन ही मन यह सब सोचकर परेशान हो रही थी। इन्हीं सब में दिन गुजरे और पूर्णिमा के दिन अचानक अवनी की तबीयत बहुत खराब हो गई, लेकिन मालती उसे बाहर लेकर भी नहीं जा सकती थी। इतने में मालती ने देखा कि उसका पति किसी के साथ केसरी के घर जा रहा था। मालती ने विनोद को रोकने की बहुत कोशिश की। नहीं, रुक जाओ, वह मार देगी तुम्हें, किसी को नहीं छोड़ेगी वह, मत जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, मत जाओ। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं होगा मालती, तुम अंदर जाओ, मैं संतारामा के साथ ही वापस लौटूंगा। मालती गिड़गिड़ाने हुए रोने लगी। अब मेरा और मेरे बच्चों का तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, तुम इस बात का तो ख्याल करो। अपनी पत्नी को ऐसा रोता देख विनोद से रहा नहीं गया। वह उसके पास गया, उसे चुप करवाया और दूर खड़े बाबा को दिखाकर बताया कि यह हमारी मदद करेंगे और किसी को कुछ नहीं होगा। पर याद रखना, किसी भी हालत में तुम लोग यहां से बाहर नहीं आओगी, चाहे कुछ भी हो, वादा करो। मालती उसकी बात मान लेती है, पर शायद उसे दिखाने के लिए, लेकिन उसका मन अभी भी नहीं मान रहा था। बाबा के साथ विनोद केसरी के घर के अंदर चला गया। विनोद केसरी के घर में था।
इधर मालती भी परेशान हो रही थी। वो लगातार अपनी आंखें उस घर की तरफ की हुई थी। दोनों बच्चों के साथ बैठी मालती पता नहीं मन में क्या बुदबुदा रही थी। वो अपने दरवाजे पर खड़ी थी। वो बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी उसे भ्रम होता है, या शायद ये उस बूढ़ी की चाल थी। मालती ने देखा कि अवनी, हंसित, वो खुद और विनोद सब बाहर हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। हंसित, अवनी आपस में खेल रहे हैं। माँ पौधों को पानी दे रही है। सब कुछ कितना अच्छा था। तभी अचानक अवनी गायब हो जाती है। सब लोग उसे ढूंढ रहे हैं। इतने में मालती देखती है कि अवनी को केसरी उठा के ले जा रही है, लेकिन वहां कोई भी उसे नहीं देख पा रहा। मालती इस भ्रम को सच समझकर अवनी के पीछे जाने लगती है। मालती भी चिल्लाते हुए उसके पीछे जाती है। अवनी, कहां लेकर जा रहे हो? रुको। उसने देखा कि केसरी अवनी को अपने घर लेकर जा रही है। वो भी उसके पीछे निकल गई। केसरी घर के अंदर जाकर गेट बंद कर लेती है। मालती पंडित जी की बनाई लकीर को लांघकर केसरी के घर के अंदर चली जाती है, और वो जैसे ही अंदर जाती है वो देखती है कि पंडित जी और विनोद हवन कुंड के सामने बैठे हैं। वहीं पास में संतरा बेहाल हालत में थी। विनोद उसे देखते ही बोला, मालती, तुम यहां क्यों आई? तुम्हें मना किया था ना? और बच्चे कहां हैं? विनोद हवन से उठ ही रहा था कि पंडित जी ने उसे रोक लिया। और हमारे बच्चे? मालती अब उस भ्रम ने निकल गई थी। उसे समझ आ गया कि ये सब एक छलावा था। उसने जैसे ही पलट के वापस जाना चाहा, गेट अपने आप बंद हो गया और मालती के सर पर कोई भारी चीज से वार किया गया। वो बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो रस्सियों से बंधी थी। उसने आसपास देखा तो विनोद भी दूसरी तरफ रस्सियों से बंधा बेहोश पड़ा था। पंडित जी कहीं नजर नहीं आए, लेकिन सामने का नजारा देखकर मालती सहम गई। सामने संतरा काली साड़ी में बाल खोले बैठी थी। उसके हाथों में काली चूड़ियां थी, माथे पर काली बिंदी, शक्ल पर झुर्रियां भी साफ नजर आ रही थी। आंखें इतनी लाल मानो कोई खून सवार हो। मालती ने देखा कि अवनी भी बेहोश थी और संतरा के पास लेटी थी। मालती कुछ कहना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो जम चुकी थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो बस देख पा रही थी। संतरा ने फिर से वही गोल घेरा बनाया और कुछ गुड़िया जो काली रंग की थी वहीं पर रख दी। अवनी को भी ले जाकर वहीं लेटा दिया। मालती ने बहुत कोशिश की, पर वो हिल नहीं पाई। वो अंदर ही अंदर रो रही थी। संतरा ने मालती की तरफ देखते हुए कहा, बेवकूफ, तूने ही मुझे मौका दिया है। तुझे वो भ्रम को सच नहीं समझना चाहिए था, पर अच्छा ही किया। देख, तेरी बेटी तो मेरे लिए कुर्बान हो रही है। आखिरी बार देख ले इसे। संतरा शैतानी हंसी हंस रही थी। कब से इंतजार किया है इस दिन का। तुम लोगों की वजह से मेरा ये हाल हुआ है, अब भुगतो। मालती मन ही मन भगवान को याद कर रही थी। इस हालत में भी उसे न जाने किस चीज का यकीन था। संतरा बोली, नहीं आएगा कोई, कोई मदद नहीं करेगा, तेरा भगवान भी नहीं। कर ले, याद कर ले। संतरा अब अपनी पूजा की तैयारी करने लगी। रात हो चुकी थी। शायद वो अवनी की बलि देने की तैयारी कर रही थी। वहां पर मीट काटने वाले तेज धार का हथियार रखा हुआ था। उसने उसकी पूजा की। उस पर सिंदूर लगाकर संतरा ने अपने माथे से लगाया। उस पे लाल फूल चढ़ाए। मालती थोड़ा सा बोल पाई, मेरी बेटी को छोड़। इतना कहकर मालती की सांस फिर से टूट गई। तो संतरा बोली, छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं? तेरी माँ के लिए मैंने अपने माँ बाप का प्यार छोड़ दिया। तेरी माँ के लिए अपना प्यार छोड़ दिया, अपना सिंदूर छोड़ दिया। तेरी माँ के लिए मैंने सबको छोड़ दिया। बदले में मुझे क्या मिला? संतरा बिल्कुल मालती के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। रात होते ही पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बस हवन की आग से हल्की फुल्की रोशनी थी। संतरा अपने मंत्र पढ़े जा रही थी, पर इतने में मालती को ध्यान आता है, हंसित कहाँ है? मालती हर तरफ आंखें घुमाकर जहां तक वो देख सकती थी देख रही थी। उसे लगा कि हंसित को कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। संतरा बार बार उस सिंदूर लगे हथियार को उठाती, फिर वापस रख देती। जब जब वो उसे उठाती थी, मालती की सांस थम जाती थी। मालती को उतने में थोड़ी शक्ति महसूस हुई। उसने अपने हाथ खोले।
पर वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो खुद को घसीटते हुए अवनी की तरफ जाना चाहती थी। संतरा उठी और उसकी तरफ चलकर आई और बोली, तू नहीं मानेगी ना, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, अपने लल्ला को ढूंढ रही है, वो देख वहां खेल रहा है वो। संतरा ने उसी कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया। हंसित वहां बैठा था और उन्हीं गुड़ियों से घिरा हुआ था, उनसे खेल रहा था। वो आगे बोली, उसे कुछ नहीं करूंगी, तू चिंता मत कर, पर इस बार मेरी पूजा में बाधा लाई तो समझ लेना। संतारा उसे वापस घसीट कर ले गई और रस्सी से बांध दिया। जब वो वापस जाने लगी तो मालती ने उसके पैर पकड़ लिए। जितनी ताकत वो लगा सकती थी उसने लगाया। संतारा ने पलटकर कहा, अच्छा तू मुझे रोकेगी। संतारा उसे बुरी तरह मारने लगी, उससे खुद को छुड़ाने लगी, पर अचानक मालती में इतनी ताकत कहां से आ गई। संतरा भी ये बात समझ नहीं पाई। उसने लातों घूंसों से मारा, उसको अधमरा कर दिया, पर मालती ने उसके पैर नहीं छोड़े। संतरा ने मालती के हाथों में जोर से काटा, पर फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोली, केसरी इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। केसरी, जो कि संतरा के शरीर में थी, उसने एक नई चाल चली। संतरा ने शैतानी मुस्कान निकालते हुए कहा, रुक जा, अब तू देख। संतरा मुड़ी और आंखों से हंसित को वश में कर लिया। हंसित, जो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता था, वो चलकर उसकी तरफ आ रहा था। मालती समझ गई कि वो उसे हंसित के हवाले से डराना चाहती थी, पर फिर भी उसने उसके पैर नहीं छोड़े। हंसित उसकी तरफ लड़खड़ाते पैरों से आ रहा था। संतरा उसे लगातार देखे जा रही थी। हंसित के हाथ में वो गुड़िया भी थी जिसके साथ वो खेल रहा था। जैसे ही वो हवन के पास से गुजर रहा था, मालती ने संतरा के पैर जोर से मरोड़ दिए, जिससे संतरा की नजर एक बार के लिए हंसित से हट गई। इतने में हंसित वापस लड़खड़ा कर गिरने लगा, पर उसी हथियार से अड़कर वो हवन के बाहर और वो गुड़िया हवन के अंदर गिर गई। जैसे ही गुड़िया हवन में गई, संतरा बुरी तरह चिल्लाने लगी। उसके शरीर से कुछ निकल रहा था, जैसे कोई शक्ति हो, बुरी शक्ति। उसने फिर से पैर छुड़ाने की कोशिश की, पर अब वो कमजोर हो गई थी। संतरा के शरीर से कुछ निकला जो आग में लिपटा हुआ था, और बाहर आते ही वो राख हो गया। संतरा बेहोश थी, लेकिन विनोद को होश आ गया था। उसने अपनी रस्सी खोली, फिर जाकर अवनी और हंसित को उठाया। मालती ने भी अपनी रस्सी खोली। सबको अस्पताल लेकर जाया गया। थोड़े दिनों के बाद सब ठीक होकर वापस आ गए। मालती ने पूरी बात विनोद और संतरा को बताई। पंडित जी भी ठीक हो गए थे। कुछ महीनों के बाद मालती अपने गेट पर खड़ी थी। चौक में अवनी, हंसित और विनोद सब बाहर हंसी खुशी बातें कर रहे हैं। हंसित, अवनी आपस में खेल रहे हैं। माँ पौधों को पानी दे रही है। सब कुछ कितना अच्छा था। और इस बार ये भ्रम नहीं था। अब केसरी के घर की जगह मंदिर बनवा दिया गया है, जहां छोटी सी मूर्ति है। बड़े हवन और पूजा पाठ के बाद मंदिर बनवाया गया। अब यहां किसी बात का डर नहीं, अब कोई बूढ़ी दाई का खौफ नहीं है। तो साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है, और मुझे पूरा यकीन है कि यह आपको काफी पसंद आई होगी, क्योंकि ये काफी डरावनी स्टोरी थी और आपको इसमें हर पल आगे जानने की जिज्ञासा का एहसास हुआ होगा। और अब मैं बात करना चाहूँगा उससे ख़ास सिलसिले के बारे में, जो मैंने अपने ख़ास सब्सक्राइबर्स के लिए तैयार किया है। साथियों, आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो सबसे आखिर तक इस स्टोरी को सुन रहे हैं, यानी आप मेरे ख़ास सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए ही यह सिलसिला शुरू किया है कि मैं आपका नाम स्टोरी के सबसे आखिरी में लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। दरअसल यह तो आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आर्थिक सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सुपर थैंक्स के ऑप्शन में जाकर जो भी राशि या अमाउंट आप मुझे सपोर्ट करना चाहें वो सपोर्ट कर सकते हैं, और उन लोगों का नाम मैं अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो अभी तक जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स किया है उनके नाम लेते हैं। शांतनु चेतिया हैं जिन्होंने 200 रुपये का सपोर्ट किया है। वहीं 100 रुपये के सुपर थैंक्स करने वालों के नाम है राजेश सोलंकी, बेंगलुरु; अभिषेक चौधरी, पटियाला; सुमन कुलकर्णी, बीकानेर; राजेश साहू, लखनऊ; राहुल शर्मा, सिक्किम; सुनील गुर्जर, इंदौर; सुप्रिया गोस्वामी, गुवाहाटी; और मनोज शुक्ला है कानपुर से।
तो इन लोगों का तहे दिल से मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट किया है। साथियों, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।